रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। आप सबको जुमा मुबारक हो। उम्मीद है आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जुमे की रोज़ कोशिश किया कीजिए कि दुरूद पाक का बेद कीजिए और नेकियां समेटिए। और जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि मौसम करवट ले रहा है, मौसम में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और सिलसिला शुरू हो चुका है। नया स्पेल जो है बहुत सारे शहरों में तो बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मौसम जो है वो कदरे बेहतर देखा जा रहा है, लेकिन कराची जो है वो इस वक्त गर्म और मरतूब हवाएं चल रही हैं और वहाँ का मौसम है वहाँ पे लोग अभी तक इंतजार नहीं किया गया। हाँ, लेकिन लाहौरियों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि वहाँ पर भी जल्द ही बारिश होने का इम्कान है और मौसम जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि कुछ अच्छी खबरें हैं जो हमें मिल रही हैं, क्योंकि IMF जो मुआहिदा हो गया था 7 अरब का पैकेज मंजूर कर लिया गया। उसके बाद ये 37 माह की एक साथ हैं, जो कि पहली किस्त जो है वो हमें 30 सितंबर को मिलने जा रही है। और इसके बाद जो है वो देखना यह है कि समरात इसके कब तक आवाम तक पहुंचते हैं, कितना रिलीफ मिलता है और कौन कौन सी अशिया की कीमतें कम होती हैं, किस किस मद में आवाम को जो है वो रिलीफ। वैसे लगता है काम मुश्किल है, क्योंकि जब आप कर्ज लेके आवाम को रिलीफ देंगे तो मेरे ख्याल में उसके जो समरात हैं वो दूरस्त तो नहीं हो सकते। हाँ, वक्ती तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि आसानी पैदा की जा रही है। एक और अच्छी खबर भी मुतवक्की है कि बहुत ही अच्छी खबर है। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए के लगभग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्की है। और अब देखते हैं कि इसके मजीद क्या क्या असरात होते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। शान सैयद साहब माहिर मईशत है, हमारे साथ मौजूद हैं। शान सैयद साहब, मॉर्निंग में आपको वेलकम कहेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, अगला पैकेज तो हमें बिलाखिर तगदो के बाद IMF की तरफ से मिलने जा रहा है, लेकिन क्या वाकई इसके असरात, इसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे महंगाई कम होने की सूरत में, चीज़ें सस्ती होने की सूरत में? ये कहना तो कबल वक्त है कि IMF का जो 7 बिलियन का पैकेज मिल रहा है, इसका फ़ायदा आवाम को ओवरनाइट कैसे मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात है कि जी गवर्नमेंट की एफर्ट से, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के और हमारी सपोर्ट जो है सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना ने जो की है, जिसकी वजह से हमें ये पैकेज मिला है। थोड़ा सा रिलीफ मिला है पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्पेस। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा है कि गवर्नमेंट की एफर्ट से हमें ये लोन मिल गया, लेकिन इमीडिएटली आवाम को इसका कोई रिलीफ मिलेगा, इट रिमेन्स टू बी सीन। तो शान साहब, अगर आने वाले दिनों में देखा जाए, थोड़ा लॉन्ग टर्म देख लेते हैं हम कि इसके समरात भी आवाम तक भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी फिल फॉर अगर नहीं मिलता, आने वाले दिनों में हो सकता है एक्सपेक्टेड है। जी, आपने अगर देखा हो कि रिसेंटली स्टेट बैंक ने अपना पॉलिसी जो लिवर है डिस्काउंट रेट उसको कम किया है, और जिस तरह इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है अब बनिस्बत पिछले साल के। तो मेरा ख्याल है अगर हम देखेंगे अगर स्टेट बैंक इस तरह डिस्काउंट रेट कम करता रहेगा और इन्फ्लेशन इस तरह नीचे रहेगा, डिपेंड करता है ऑयल प्राइसेस जो ग्लोबल मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इससे पाकिस्तान को थोड़ा सा फायदा हो रहा है। हम तकरीबन $3 बिलियन तक बचा सकते हैं अगर ये ऑयल प्राइसेस। इन्फ्लेशन रेट तो पहले भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कि नीचे आ रहा है, आप भी बता रहे हैं कि नीचे आ रहा है। महंगाई पहले भी हमने बात कर ली है कि सिंगल डिजिट में आ चुकी है, लेकिन आवाम मुझसे महरूम है। आवाम को तो समझ ही नहीं आ रही कि जिसके बारे में बात की जाती है, दावे किए जाते हैं कि महंगाई कम हो गई है, वो आवाम को क्यों नहीं पता चल रहा। महंगी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। अगर आप इसको देखें मैक्रो लेवल पे, बिगर पिक्चर में, तो शायद आवाम को इसका अंदाजा ना होगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है वो इन्फ्लेशन नीचे है। उसकी वजह ये है, एक तो पॉलिसी लेवल जो डिस्काउंट रेट है पूरी दुनिया में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 28 सेंट्रल बैंक्स ने ग्लोबली अपने डिस्काउंट रेट कम किए। इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है पूरी दुनिया में वो अगले 5 से 6 महीने के लिए नीचे की तरफ है। तो ऑब्वियसली लोगों को शायद इतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन इसके असरात किसी भी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के वो 12 से 15 महीने में नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है आवाम जो है उनको थोड़ा सा महसूस होगा इसका इम्पैक्ट, सब्र करना होगा आवाम को। अच्छा शान साहब, हम हर बार ये देखते हैं कि नया पैकेज आने से पहले ये दावा होता है कि ये आखिरी पैकेज होगा, इसके बाद हम नहीं जाएंगे IMF के पास। ये हम 2018 से पहले से सुन रहे हैं, इस बार भी यही कहा गया। आपको लगता है कि हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन है, और जो अखराजात जितने बढ़ चुके हैं हुकूमत के, ये आखिरी पैकेज हो पाएगा? आप तो 2018 से सुन रहे हैं, मैं तो जब IB के ज़माने से, मैं 1996 से सुन रहा हूँ कि जी IMF का प्रेशर बस आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हमें जो है अपना फिस्कल डिसिप्लिन लाना होगा, अपने खर्चे कम करने होंगे, आमदनी बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी।
हमें अगर पाकिस्तान की, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ और ये मेरा ख्याल है मैं अभी से नहीं कह रहा, 14 साल से कह रहा, अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज करनी है तो हमें अपनी खवातीन को एजुकेट करना होगा। बहुत सारे ममालिक है, मैं यहाँ पर मलेशिया में तकरीबन 12 साल से रहता हूँ। अच्छा। अगर आपने देखा होगा वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे ममालिक हमसे पीछे थे। ये लोग कैसे आगे बढ़े? इन्होंने अपने लोगों को तालीम दी, स्पेशली फीमेल्स को। तो हमने भी अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज करनी है तो हमारी फीमेल्स को आगे आना होगा, उनको एजुकेशन हासिल बिल्कुल करनी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शान साहब हम देखते हैं IMF की तरफ से बड़ी सख्त शराइत रखी जाती हैं, अवाम को किस तरह से निचोड़ना है ये तो हम देखते हैं, टैक्स कलेक्शन को किस तरह से मौसर बनाना है इस पर भी हम फोकस देखते हैं, लेकिन जो हुकूमती अखराजात हैं, जो प्रोटोकॉल के ऊपर खर्चे हैं, जो दीगर जो फंड्स हैं या अपने हलकों के अंदर उन्हें काम कर रहे हैं या अपने खर्चे हैं जो वज़रा के, मुशीरान के, हुकूमतों के, उसके ऊपर उतना फोकस नहीं होता, ना ही उसके ऊपर कटौतियां की जाती हैं, ना ही उस पर कोई कंट्रोल किया जाता है। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है अब हमें वो टाइम आ गया है जब हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हमें अपने वो शाही अखराजात जो हैं वो कम करने होंगे। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्योंकि हमने पिछले 75-76 साल में देख लिया पाकिस्तान में जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो अगर हमने अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है तो हमें पूरी आवाम को डिसिप्लिन होना होगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। तो वो जो लोग कहते हैं कि जी हमारे ऊपर इतनी शराइतें आयद होती, जब आप किसी से पैसा मांगते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी कंडीशन रखेगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि जी आप ये कर्जा ले लें और ये बस जो मर्जी आपने करना है इसके साथ करें। इस तरह नहीं होता, पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता। तो मेरा ख्याल है हमें सबको डिसिप्लिन अपने आप को करना होगा, अपने अखराजात कम करने होंगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी शान होगी। साहब हमारा मुल्क जो है वो इंडस्ट्रियल मुल्क भी है और ज़रई मुल्क भी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में काश्त भी होती हैं, बनाई भी जाती हैं। एक्सपोर्ट हमारी बहुत कमज़ोर है, वो किस तरह से मजबूत की जा सकती है और वो कितना अपना किरदार अदा कर सकती है इकोनॉमी में? हमारा जो है बेसिक चैलेंज है वो ये है कि जी हमारा फोकस नहीं है। दुनिया जो है 100-200 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की बात कर रही है और हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट 30 से 35 बिलियन डॉलर तक किस तरह हो जाएगी, 50 बिलियन। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया जो है इस वक्त वियतनाम और इंडोनेशिया आप देख लें, उनकी एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर की वो सबसे ज्यादा है। और हमारा मुल्क जो है, हमारी इस वक्त जो है जो ओनली एक्सपोर्ट है जो सबसे ज्यादा वो है राइस। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है राइस करते हैं। तो हमें अपने जो बहुत सारे कमिश्नर्स हैं और जो हाई कमीशन है पूरी दुनिया में, उनको थोड़ा सा जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि वो पाकिस्तान के लिए काम करें, ट्रेड बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। पूरी दुनिया में ट्रेड मिशन जो है उनके 3 ही टारगेट है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट्स लेके आएं और टूरिज्म पे फोकस करें। शान साहब आपने कहा कि इनका फोकस नहीं है। फोकस तो हमारा किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी आप देख लें जगह पर नहीं है नजर आता। अगर हम ज़राअत की बात करें तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें उगा पा रहे हैं, जिसमें चावल है, गंदम है या कुछ चंद एक सब्जियां हैं, जबकि हमें तो मौसम भी अच्छे खासे मिले हुए हैं। हम 5 मौसम एंजॉय करते हैं, फिर हम हर चीज़ उगा सकते हैं। हमारा फोकस उस तरफ कब आएगा, कौन लाएगा और किस तरह से पता चलेगा कि हम किससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर हमारा फोकस हो तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। पाकिस्तान को किसी चीज की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन हम अपना फोकस कब लेके आएंगे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या कोई और नहीं जानता। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त फोकस करने की जरूरत है। दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। अच्छा, जो सरमायादारों को 15 साल पीछे चले गए और ये बड़ी एक बाहर बैठे हुए बड़ा आपको अफसोस होता है। शान साहब हम कोशिश भी करते हैं, बात भी करते हैं कि हमने सरमायाकारों को अट्रैक्ट करना है, उन्हें लेकर आना है। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने पाकिस्तान के जो सरमायाकार थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट बैरूनी दुनिया में शिफ्ट कर रहे हैं, जो जितनी भरमार हो यहाँ पे टैक्सेस की हो चुकी है। तो इतने टैक्सेस के साथ, इतनी मुश्किलात के साथ और इतने मसाइल के बावजूद आपको लगता है कि हम ला पाएंगे बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में? ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन की है और मैं 2 साल पहले कामरान साहब के साथ ये प्रोग्राम कर रहा था और मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आएगी जब आपके लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। जब आपका घर का अपना बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो आप बाहर वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा? तो आपको अपने लोकल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा, टैक्सेस कम करने होंगे ताकि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे। आपकी इकोनॉमी इसलिए नहीं ग्रो कर रही क्योंकि यहाँ पर रेड टेपिज्म बहुत है,
करप्शन बहुत है, टैक्सेस इतने हाई हैं। जिस मुल्क में टैक्सेस ज्यादा हो वहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको अपने लोकल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा ताकि आप बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह जो है आपके मुल्क में एफडी आएगी, उसके बगैर एफडी तो नहीं। शान साहब, कहीं ना कहीं फिर हमें अपने पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये कौन मशवरे दे रहा है हमारे मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको, हमारी हुकूमतों को, कि वो बजाय इसके कि आसानियाँ पैदा करें और वन विंडो ऑपरेशन करें, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करें, टैक्स फ्री जोन बनाएं, बल्कि ये और उसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। पाकिस्तान 1960s में बूम कर रहा था और उसकी वजह ये थी कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट था वो बड़ा पॉजिटिव था, लोग बड़े प्रोडक्टिव थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। और मेरा ख्याल है अब उसी का ऑपोजिट है। जैसे आपने कहा, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा हिकअप्स हैं पॉलिसी लेवल्स में, पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। इन्वेस्टर्स से जिससे मैं बात करता हूँ वो कहते हैं आपका मुल्क कैसा है कि एडॉक बेसिस पे चल रहा है, फायर फाइटिंग हो रही है, हर दिन कोई ना कोई नई पॉलिसी आती है, हर दिन कोई ना कोई नया टैक्सेस आता है। लेकिन इस गवर्नमेंट में मैं एक बात कह सकता हूँ कि मोहम्मद औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत स्मार्ट आदमी है। उन्होंने एबीएन एमरो, जेपी मॉर्गन में, हबीब बैंक में काम किया हुआ है। एंड द जेंटलमैन ब्रिंग्स ह्यूज क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी टू द मार्केट। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं वो उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं और ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। शान साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टैक्सेस आपने भी बात की कि टैक्सेस जो है वो उनकी भरमार हो रही है। अभी हमने देखा फाइलर और नॉन फाइलर, अब हर कोई जो है उसको फाइलर होना पड़ेगा। नॉन फाइलर जो है वो ना तो वीज़ा ले सकते हैं, ना ही कोई काम कर सकते हैं, ना ही कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये क्या प्रैक्टिकल हो पाएगा? इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन ये लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में कोई भी प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको उसका जो सर्टेन पोर्शन है वो गवर्नमेंट को देना होता है, और ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है। आप लेकिन शान साहब, एक बंदे के पास नौकरी नहीं है। शान साहब, एक बंदे के पास नौकरी नहीं है, वो कमा नहीं पा रहा, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन घर उसके नाम पे है, तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, फाइलर बनना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। कहाँ से करेगा वो बंदा? लेट मी फिनिश फर्स्ट एंड देन यू इंटरप्ट, आई डोंट लाइक दिस। तो अगर आपने अपने मुल्क में अपने मुल्क को चलाना है तो आपको टैक्सेस देने, ये लोगों को जो है ये बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप ये समझें कि हम सारा कमा लें और गवर्नमेंट को ना दें, जो बहुत सारी वजूहत है कि हमारा टैक्स जो है वो सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है और सब कुछ है। दूसरा जो आपने बात की, जिसके पास नौकरी नहीं है, तो हमारे यहाँ लोगों के में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर नौकरी ना हो तो बस हाथ से हाथ पे रख के बैठ जाए। नहीं, नौकरी ना हो तो जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो अपना स्किल सेट इंप्रूव करते हैं। अमेरिका में जब भी किसी की जॉब चली जाए, जिसके पास जॉब ना हो, वो यूनिवर्सिटी में जाके अपनी स्किल सेट वो इनहांस करते हैं जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो इस वक्त मार्केट में रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में वो है कि पाकिस्तान को इस वक्त डेटा साइंटिस्ट चाहिए, पाकिस्तान में इस वक्त लोगों को एआई एक्सपर्ट्स चाहिए, पाकिस्तान में इस वक्त लोगों को ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट चाहिए, पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स के लोग चाहिए। तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो देखें मार्केट में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अपना स्किल सेट इंप्रूव करें और उनको जॉब मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। शान सईद बहुत हमारे शुक्रिया। साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और जिस तरह से वो अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। जुनेद, देखा जाए तो टैक्स नेट में लाना ज़रूरी भी है और हर बंदे को आना चाहिए, लेकिन बात वही है कि गरीब पिसता है, वो टैक्स की जद में आता है। आम शहरी अगर इसकी जद में आ रहे हैं, उमरा जो है वो तो इसकी जद में आते ही नहीं है, जिनके पास और जब आप टैक्स इतना वसूल करते हैं आवाम से, तो बदले में वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्रोटेक्शन दें, सेहत की सहूलियात दें, अच्छी तालीम की सहूलियात दें, ये सारी वो चीज़ें, रोज़गार के मौके दें। सिर्फ टैक्स लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको वो सारी सहूलियात जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में जहाँ पे जिनके रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, जिनके टैक्स निज़ाम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने अवाम को, अपने शहरियों को ओन करते हैं, रिलीफ देते हैं बहुत सारी चीज़ों में। उस पर भी अमल करना होगा हुकूमतों को। फिर मेरे ख्याल में ये गिव एंड टेक वाली सूरत हाल पैदा होगी। अदरवाइज सिर्फ अगर आप आवाम को निचोड़ते रहेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉक्सिंग के टाकरे की। पाकिस्तान का पाक भारत टाकरा उस्मान वजीर ने 1 मिनट में और 5 सेकंड में इस मुकाबले को अपने नाम किया है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पाक भारत टाकरा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 5 सेकंड्स में उन्हें चारों शाने चित कर दिया।
जी हाँ, बर्दाश्त ना कर सके वो, और 3 मुक्के जो है, 2 मुक्के मेरे ख्याल में उन्होंने खाए हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और रिंग में गिर गए हैं, जिसके बाद जो है उन्हें फातेह करार दिया गया है टेक्निकली बुनियादों पर। और पहले राउंड के शुरू होने के चंद ही सेकंड बाद उस्मान का जो ज़ोरदार मुक्का भारतीय बॉक्सर ने खाया, वो उसके बाद ढेर हो गए, मतलब उसके बाद वो बर्दाश्त खो बैठे हैं और ताब नहीं ला सके। कल जो है वो मुझे लगता है कि जुनेद ने भी एक जो है वो बॉक्सिंग का मुकाबला जो है वो सहा है, उन्होंने भी यहाँ तो बेगम से बेलन खाया है, यहाँ फिर कोई उनकी लड़ाई झगड़ा हुई, जो आप उनके बाजू पर देख रहे हैं ना, ये वैसे एक्सरसाइज के दौरान एक चोट लगी मुझे, और उसको वैसे आप ठीक ठाक है ना आप? हाँ, अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम जरूर आपका हाल अहवाल पूछने के लिए आते। बहुत शुक्रिया, आपने पूछ लिया, जिस अंदाज में पूछा उसका भी बहुत शुक्रिया। खैर, हम बात करें पाक भारत टाकरे की, तो ये मुक्का बड़ा भारी पड़ा है भारतीय हरीफ पर, और आपको पता है कि उसकी अहमियत और शिद्दत पहले से कहीं बढ़ जाती है जब ये मुकाबला रिवायती हरीफों के दरमियान हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान वज़ीर को कि उन्होंने ये फ़तह अपने नाम की। और ये फ़तह इसलिए भी ज़्यादा बड़ी लग रही है क्योंकि भारत से जीता है ना, हम तो जब हम फ़तह भारत से हासिल वैसे ही बहुत हम इंजॉय करते हैं। अब जी कुछ मौसम की बात करते हैं। हमने आपको आगाज़ में ही बताया कि मौसम जो है वो पल पल अपने तेवर बदल रहा है, लेकिन चंद एक शहरों में उसने अपना भी मौसम जो है वो गर्म और मरतूब, हमने आपको बताया था कि उसके वहाँ पर रवैये ज़रा सख्त नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कराची में भी इस वक्त मौसम जो है वो बदल चुका है, बादल छाए हुए हैं, घटाएँ छाई हुई हैं और बारिश मुतवक्के है। बिल्कुल, और लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में बताया गया है कि बारिश के साथ साथ खुनकी आ चुकी है, और कराची में अभी तक गर्मी बरकरार है। तवक्को की जा रही है कि कराची का रुख भी करेंगे ये बादल, और वहाँ पे भी मौसम की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकेगी। इससे पहले कि हम रबिया हमारे साथ, जी हाँ, रबिया से बात कर लेते हैं। रबिया, कराची में क्या ये बादल पहुँच पाए जो पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिस्टम लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, कराची के अगर मौसम की बात करें तो शहर में बादल तो मौजूद हैं, लेकिन ये समंदरी बादल हैं। अलबत्ता इनके तहत जो है वो बारिशों का कराची में कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त जो है वो पंजाब के बेशतर इलाकों में जो है वो बादल छाए हुए हैं, जिसके तहत बारिशें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामाबाद समेत हो सकती हैं, लेकिन कराची में महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सिंध के अगर दीगर अजला की बात करें तो आज उमरकोट और थरपारकर में जो है वो हल्की बारिश मुतवक्के है। ताहम अगर दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में दिन के औकात में कराची वालों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, और दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। उसका रीज़न एक ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, समुद्री हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं, तो हवा में नमी का जो तनासुब है वो तकरीबन जो है वो दिन के औकात में भी 50 से 45 जो है वो फ़ीसद रहता है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। कराची में तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 रहने का इम्कान है। अलबत्ता अगर सिंध के दीगर शहरों की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ भी दादू में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से शहीद नज़ीराबाद में भी 42, जबकि खैरपुर में 41.5 डिग्री जो है वो कल रिकॉर्ड हुआ। तो सिंध के बेशतर बादल आप देख रही हैं, बारिश के इम्कानात आपने रबिया कहा उस तरह से नहीं है, मौसम गर्म है, यही हम जान लेते हैं। शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अब्बास साहब, जिस तरह से रबिया बता रही हैं कि कराची में सिर्फ बादल हैं और वो समंदरी बादल हैं, वो चले जाएंगे, उस तरह से बारिश के इम्कानात नहीं है, तो कराची वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ है? आने वाले दिनों में बारिश मुतवक्के है? देखिए, ये सिलसिला जो है मगरबी हवाओं के तहत है, तो मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है ये सिंध में कभी कभी पहुंचता है जब उसकी लो लैटीट्यूड तक उसका असर हो। इसमें जो है पंजाब में और मुल्तान और बहावलपुर तक तो हल्की बारिश होगी, बाकी जो सेंट्रल पंजाब है और अपर पंजाब है उसमें तो बड़ी अच्छी बारिशों की तवक्को थी। कल भी जो बारिशें हुई तो पिंडी में 110 मिलीमीटर बारिश हुई पिछले 24 घंटों में, और बाकी जेलम मंगला तक भी 70-80 मिलीमीटर बारिशें हो चुकी हैं, और अगले 24 से 48 घंटों में लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो है बारिशों का सिलसिला है। लाहौर में भी अच्छी बारिश है, और उसके अभी देखिए लाहौर में बारिश नहीं हुई, लेकिन उस वेस्टर्ली हवाओं के तहत जो है टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो गया है। तो अगले 24 से जो 48 घंटों में यहाँ भी बड़ी अच्छी बारिश। कराची में तो बादल होंगे क्योंकि कराची में मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर के एंड तक मौसम गर्म होता है, तो समुद्री हवाएं भी। तो शाहिद साहब, ये बारिशों का सिस्टम कितने दिन जारी रह सकता है? ये अगले 3 दिन रहेगा, आज 27, 28 और 29, और 30 को तकरीबन ये स्वीप आउट कर देगा। लेकिन सिंध के जो इलाके साउथ ईस्ट के, मिट्टी है, उमरकोट है, थरपार के, वहाँ हल्की बारिश जो है उसकी तवक्को कल भी कुछ जगहों पे हुई है।
तो अगले 2 दिनों में उधर से तो होगी, लेकिन शाहिद साहब ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लें तो क्या सूरत हाल रहेगी? क्योंकि कराची का तो आपने बता दिया, लेकिन बाकी तमाम अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो मौसम कैसा रहने वाला है? बारिशें मुतवक्के हैं? कब कब बारिशें, कितने दिन तक चलेगा ये स्पेल? जी देखिए, KPK में और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तो ये सिलसिला अगले 3 दिन में रहेगा, और उसमें अच्छी बारिशें और ठंडी बारिशें, और हमारे जो बलाई इलाके हैं स्कर्दू वगैरह उससे ऊपर, तो वहाँ तो स्नोफॉल भी हल्की होगी। और उसके तहत जो है ये मगरी हवाओं का सिलसिला वैसे भी इसमें जो है ठंडक होती है, उसके जो है उन इलाकों में टेम्परेचर जो मिनिमम है पहले भी 10 के करीब जा रहे थे, तो उससे 2 से 3 डिग्री और कम हो जाएगा, और हमारे इस इलाके के टेम्परेचर जो है और जो रात के टेम्परेचर है मिडनाइट के बाद और मॉर्निंग में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, और 25 से नीचे आ जाएंगे, और इस्लामाबाद साइड के टेम्परेचर 20 से नीचे आ जाएंगे, और डे टाइम टेम्परेचर जो 35-36 रहेंगे। लेकिन हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से जो फील लाइक टेम्परेचर पिछले दिनों में 47-48 था, वो रिड्यूस होकर 40 के करीब हो जाएगा। ठीक है। और सिंध में आपने बताया कि अभी कुछ और इंतजार करना होगा शहरियों को, और वहाँ पे टेम्परेचर कब तक गिरेगा? लेकिन इस सिलसिले के गुजरने के बाद ओवरऑल जो बारिश नहीं भी होती तो कूलिंग आएगी, तो ये जो बहुत ज्यादा हबस है और जो गर्मी, उसमें सिंध में भी कमी आएगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन सिंध में जो है अक्टूबर का महीना मिड नवंबर तक गर्म होता है, क्योंकि समुद्री हवाएं रुक जाती हैं, अभी टेम्परेचर होता है। तो शाहिद साहब, जो ये बर्फबारी होती है नॉर्दर्न एरियाज में, वो भी क्या मौसम के ऊपर मुस्बत असरात छोड़ती है दीगर इलाकों में भी, लाइक पंजाब में, कराची में, बलोचिस्तान में? जी वो बर्फबारी होगी, लेकिन वो बहुत हल्की होती है, लेकिन उसके असरात जो है पंजाब में और ख़ासतौर पे इस्लामाबाद, सियालकोट, चकवाल और लाहौर तक आते हैं। और उससे आप देखेंगे कि अगले 1 हफ्ते में वाज़े तौर पे आपको रिलीफ नजर आएगा उस हवाओं बारिश के तहत, और ये मगरिबी हवाओं के सिलसिले, ये बारिश का सिलसिला जब गुजरेगा तो इसके बाद ठंडी हवा भी चलेगी अपर लेवल तक, और दूसरा ये होगा हवा में नमी का तनासब कम होने से जो हबस है वो कम हो जाएगा। आपको पंखे की हवा और आप साए में खड़े होंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो शाहिद साहब, क्लाइमेट चेंज के क्या असरात इस साल देख लिए जाएंगे? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि मौसम में कुछ तब्दीली होती है, उसके दौरानिए के अंदर भी और उसकी शिद्दत के अंदर भी। इस बार क्या तब्दीली देखने में आएगी? देखिए, अभी हम जो अगले 3 महीने की फोरकास्ट है उसमें से बारिशें नॉर्मल से कम है। वैसे भी पूरे साल की सबसे कम बारिशें जो होती हैं वो नवंबर के महीने में होती हैं। अक्टूबर नवंबर में बहुत कम बारिशें होती हैं, और जितनी नॉर्मल होती हैं उससे भी कम है। उससे क्या होगा कि अगले अक्टूबर में और नवंबर में ड्राइनेस बढ़ेगी। जब ड्राइनेस बढ़ेगी तो हमारे जो लाहौर का और नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, यहाँ स्मोग है, उसमें इजाफा होगा, पोल्यूशन में, स्मोग में इजाफा होगा। और ये सर्दियाँ जो है वो तो लाहौर में और इन इलाकों में सुगड़ के 45 से 50 डेज रह गई, तो सर्दियों का मौसम तो मिड दिसंबर से शुरू होगा। और शाहिद साहब, जुनैद ने तो खासी तैयारी कर ली थी, सर्दियों की आमद है, वो तो यही सोच के बैठे हुए थे, उन्होंने अपने हीटर वगैरह, सर्दियों के कपड़े, सब कुछ तैयारी कर ली थी। तो इसका मतलब है वापस रख दिए जाएं अभी, और मजीद लेट है, सर्दियां तो दिसंबर में जाके आएंगी। अक्टूबर और नवंबर में तो बिल्कुल सर्दी का कोई इशारा नहीं है, लेकिन मिड दिसंबर के शुरू में, जब मिड दिसंबर से सर्दी शुरू होगी, और नॉर्मली मिड दिसंबर से 31 जनवरी तक ये 45 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रबिया से भी हम जरा जान लेते हैं। रबिया, इस वक्त महसूस किस तरह हो रही है गर्मी? जिस तरह से शाहिद साहब ने बताया कि अभी वहाँ पे बारिश के इम्कानात तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अगले माह के मिड के बाद ज़रा बेहतर हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि धूप भी है, और जो हब्स है उसमें इजाफा देख रही हैं आप पिछले कुछ दिनों से? देखिए, हब्स की सूरत हाल तो कराची में नहीं है। उसकी वजह यह है कि कराची में समुद्री हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बाद ज़्यादा महसूस की जा रही है। और दर्जा हरारत की भी अगर बात करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% है, और जिसकी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत तकरीबन जो है वो 36 डिग्री तक महसूस हो रही है। और जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, तो हम देख रहे हैं कि दिन के औकात में जो गर्मी की शिद्दत है वो तकरीबन 40 से
41 डिग्री तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि मरतूब मौसम के बाद गर्मी की शिद्दत महसूस होगी, लेकिन दिन के औकात में तो गर्मी रहती है, शाम में जो है वो मौसम खासा कराची का बेहतर हो जाता है, समंदरी हवाएं ठंडी चल रही होती हैं। तो एक जो लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक जो गर्मी महसूस होती है कि हफ्स की सी सूरत हाल होती है, वो सिचुएशन कराची में नहीं होती है, क्योंकि एक ब्लेसिंग है कराची वालों के लिए समुद्री हवाएं, तो वो चल जाती है। लेकिन ये कि नवंबर तक जब समुद्री हवाएं बंद होना शुरू होंगी तो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया रबिया, हमारे साथ मौजूद थी। शाहिद अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और तवक्को करते हैं कि सर्दी है इसके आने के बाद टेम्परेचर में कमी आएगी और बारिशों की वजह से जिस तरह शाहिद साहब ने बताया कि बारिशों का सिस्टम 2 से 3 दिन तक पाकिस्तान में जारी रहेगा और इसके बायस भी टेम्परेचर ओवरऑल कम होने की तवक्को की। जिस तरह से जुनैद कहा जाता है ना कि मौसम जो है वहाँ पर समुद्री हवाएं चलती हैं तो हब्स के दिन नहीं होते, हब्स वहाँ पर नहीं होता, ये हकीकत भी है। जून जुलाई में भी आप वहाँ पर जाए ना तो आपको समुद्री हवाओं की वजह से मौसम बड़ा बेहतर लगता है, आप गर्मी और धूप में भी फिर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जी अब मौसम से निकलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुरों के बेताज बादशाह की। जी हाँ, बेसुरों के बेताज बादशाह मैं कहना यही चाह रही थी, आप समझ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, चाहत फतेह अली खान की, जिन्होंने अंग्रेजी गानों की दुनिया में भी अब कदम रख दिया है। उनकी यार मतलब आप पसली करेंगे अभी तक हम लोग। अच्छा, वो आप कल ही आप बता रही थी ना कि एक कॉन्सर्ट हो रहा था चाहत फतेह अली खान साहब का, जिसकी एंट्री फीस तो थी मेरे ख्याल में 2000 थी और जो एग्जिट फीस थी वो 5000 थी। तो ये जो निकलना है वो ज्यादा बड़ा टास्क है वहाँ पे एंटर होना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हम गाना सुनवाते हैं जो नया रिलीज हुआ है। मतलब उनके सुरों की भी, उनके कानों के पर्दे जो है ना वो इस वक्त तौबा तौबा। कैटी पेरी हो, ये सारों का जो है ना हिसाब के। अच्छा, इनका नाम जो है वो काशिफ राना है, लेकिन इन्होंने अपने आप को चाहत फतेह अली खान के नाम से क्रिकेटर भी है, ये सिंगर भी है, ये एक्टर पता नहीं क्या क्या है, ये कॉमेडियन भी है, मतलब हर फन मौला तो है। खुदादाद लेकिन कौन सा काम ठीक करते हैं ये पता नहीं। लेकिन बुशरा अंसारी साहब काफी खफा हैं, वो कह रहे हैं वो कहती है कि अपने कानों का इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। तो यकीनी तौर पर ये बात सच, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लेकिन अब हमने जो है ना जो साजिश हमारे खिलाफ कर रहे थे ना गोरे, हमने उनके खिलाफ अब ये एक नई तकरीबकारी हमारी जानिब से की गई है। ये वार हमारी हमें चाहत फतेह अली खान साहब कारी ज़रब लगाई है हमने उनके सुरों पे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कभी आपने बैठ के सुना हो तन्हाई में चाहत फतेह अली खान? मैं सबके साथ भी नहीं सुन सकता, तन्हाई में क्या सुनना है। आगे बढ़ते हैं, तंदुरुस्ती की बात करते हैं जो कि हज़ार नेमत है। आपको सेहतमंद रहना हो और ऐसे मौसम में जब पल पल मौसम बदल रहा हो तो वबाई अमराज तेज़ी से फैलने लगती हैं। बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, ये तेज़ी से फैल जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। डेंगू जो है उसने भी पंजाब में अपने बसेरे किए हैं, लेकिन मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान में। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब आम मच्छर तो खत्म ही हो गया है, जहाँ पे देखते हैं डेंगू का मच्छर ही मिलता है आपको। और अच्छा, इसकी पहचान बड़ी मुश्किल है। उसके ऊपर डॉट्स होते हैं उसकी लेग्स के ऊपर। और अच्छा, मेरे जैसे बंदे को जिसको बहुत कम नजर आते हैं ना, उनके लिए मसला है। उनको तो शायद वो डेंगू मच्छर नजर भी नहीं आए, क्योंकि इसकी स्पीड भी तेज होती है। ये आम मच्छर से ज्यादा तेजी से मतलब मूव करता है। ये श्वास स्पीड से जाता है। जबरदस्त। गुस्सा कर जाएंगे आप, इजी ले रही हैं उनको। अच्छा, डॉक्टर फैसल महमूद साहब, माहिर वबाई अमराज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो डेंगू के जो बढ़ते वाक़यात हैं वो तो हर साल हमें उसका सामना होता ही है, लेकिन जो मौसम का शिफ्ट होता है, चेंज ओवर होता है, उसमें वबाई अमराज बहुत बढ़ जाते हैं। बड़ों के साथ बच्चे से बहुत मुतासर होते हैं। किस तरह से बचा जाए? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सो बिल्कुल, जब मौसम चेंज होता है तो उसके साथ वो अपनी इन्फेक्शन या अपनी बीमारियां भी लेके आता है। एंड आजकल जैसे आपने बताया कि हम लोग जो हैं वो डेंगू की सीज़न के अंदर और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता रहेगा तो फिर ये कम होके फिर नज़ला ज़ुकाम वगैरह शुरू हो जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस साल एटलीस्ट कराची के अंदर डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जो वो भी उसी मच्छर से फैलता है जो कि डेंगू से फैलता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए? हर बार मौसम चेंज होता है, चाहे वो गर्मी आ रही हो, चाहे सर्दी का आगाज़ हो रहा हो, वायरल एक इन्फेक्शन जो है, बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, इससे कैसे सेव रहा जा सकता है कि हो ही ना? बात की तदाबीर तो बात की हैं। बिल्कुल। सो देखिए, हर इन्फेक्शन के अपने बचाव एहतियाती तदाबीर होते हैं। जब हम वायरस नहीं, जब हम नज़ला खांसी वगैरह की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें। एक तो ये कि कुछ जो वायरसेस होते हैं जो नज़ला खांसी पैदा करते हैं वो बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमारा पुराना दोस्त कोविड शामिल है, मगर इन्फ्लुएंजा एक वायरस है वो भी शामिल है। इन्फ्लुएंजा के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और ये वैक्सीन जो है ये आपको सर्दी से पहले लगाने की ज़रूरत होती है, यानी कि अक्टूबर के अंदर या सितंबर इसी टाइम डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन सबके लिए मौसर है और सबको लगवानी चाहिए, या मखसूस जो इससे मुतासिर लोग हैं वो इसे लगवाएं तो ज़्यादा अफादियत होगी?
तो इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। ऑब्वियसली बेहतर है, हम चाहते हैं कि सभी लोगों को लग जाए, बिकॉज़ जितने लोगों को लगेगी उतनी बीमारी कम फैलेगी। मगर अगर आप लगा नहीं सकते या अगर उस आपका शॉर्टेज है, तो फिर हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उन लोगों को देते हैं जिनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो लोग जो सही ज़ईफ़ हैं या जिनके और दूसरे-तीसरे मेडिकल मसले हैं, तो उनको हम पहले लगाते हैं। अच्छा, मगर एज एक चीज़ एज बहुत इसके लिए ज़रूरी है। कितनी होनी चाहिए? क्या उम्र की कोई हद है और कितनी ड्यूरेशन होती है? कितने अरसे का कोर्स होता है ये? सो होता तो ये एक ही वैक्सीन है, उम्र की कोई ऐसी अच्छा, कोई हद नहीं है। अलबत्ता ठीक है। ये है कि अगर आप जो बच्चों को पहली दफ़ा जब लगती है तो उनको 2 लगती है, वरना ये हर साल लगती है क्योंकि ये वायरस का शक्ल तब्दील होती है, तो हर साल नई वैक्सीन अच्छा। आती है इसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, जब वो पैदा होते हैं तब से स्टार्ट होती है, तकरीबन 2-2.5 साल तक वो वैक्सीन उनकी चलती रहती है, इंजेक्शन उनको लगते रहते हैं। क्या तमाम इंजेक्शन उनके कंप्लीट हो चुके होते हैं? जो कि अब मेडिसिन आई हैं उसमें मलेरिया इंजेक्शन भी होता है, उसमें टाइफाइड भी होता है, उसमें डेंगू भी होता है, तो क्या तमाम वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है बच्चों की, या फिर भी कोई लगवानी बाकी रह जाती है कि वो बच सके इन चीज़ों से? जी, बिल्कुल। देखिए, आप दुनिया के हर जरासीम के खिलाफ वैक्सीन तो लगा नहीं सकते, जैसे मलेरिया का वैक्सीन नहीं है कोई। हम और ये भी याद रखें कि वैक्सीन जो है वो 100% हमेशा काम नहीं करती है। मगर एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि इवन दो ये जो इन्फ्लुएंज़ा या जो फ्लू का वैक्सीन कहते हैं, वो फ्लू जो है वो मेडिकल टर्म्स के अंदर एक ख़ास वायरस को कहते हैं, जिसमें बहुत शदीद इन्फेक्शन होता है, जिसमें अमात भी होती हैं। ये आम नज़ला-खाँसी को मेडिकल टर्म में हम फ्लू नहीं कहते। तो प्लीज़ ये ना सोचें कि अगर आप ये वैक्सीन लगाएँगे तो आपका नज़ला-खाँसी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने अभी बात खुद ही कर दी कि जो नज़ला ज़ुकाम की वैक्सीनेशन है वो करवाने से ये नहीं होता कि आम जो नज़ला ज़ुकाम है वो ना हो, तो फिर वो कौन सा मखसूस किस्म का नज़ला ज़ुकाम है जो उससे कंट्रोल होता है और आम नज़ला ज़ुकाम नहीं? क्योंकि हम हर मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज़ या डॉक्टर्स के पास लगा हुआ भी देखते हैं कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं फ्लू की। लगवानी ठीक है, सेफ़ है, और कौन सा फ्लू है जिसके लिए लगवानी चाहिए? ये तो लगानी तो बिल्कुल सेफ है, और लगवानी भी चाहिए। मोर इम्पोर्ट और एंड सॉरी, एक ग्रुप मैं भूल गया जिसको लगाने की ज़रूरत है, वो हामला ख़वातीन हैं, उनको भी लगाने की ज़रूरत है, कुछ प्रेगनेंसी में शदीद इन्फेक्शन करता है। और ये जो वायरस है इसको, चूँकि नाम थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़िंग है, इसको इन्फ्लुएंज़ा वायरस कहते हैं और ये बिल्कुल कोविड वायरस की तरह ही है जिसके अंदर बहुत ही शदीद बुखार होता है और ये फेफड़ों में भी इन्फेक्शन कर सकता है और फिर ये मौत भी लायक कर सकता है। अच्छा डॉक्टर इसके साहब, साथ स्ट्रोक मेडिकल का रिस्क भी साइंस बढ़ जाता है। क्या कहती है अपने इम्यून सिस्टम को अगर हम बेहतर करें? वही बात इशार वाली कि हम इससे पहले कि बीमार हो जाएं, मेडिकेशन की तरफ आएं, अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत बनाएं इस बदलते मौसम में, ख़ास तौर पे जिससे हम बीमारियों से महफूज रह सकें। और कहा जाता है कि जो मौसमी फल होते हैं, जिस भी मौसम का फल है वो आने वाला, वो बड़ा मुफीद होता है। या अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो उस इलाके का प्याज खा लेने से, ये तो सुन्नत भी है कि आप बीमारियों से बच जाते हैं। मेडिकल साइंस इस पर क्या कहती है? तो देखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इम्यूनिटी को ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिसको वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन में आप इम्यूनिटी को सिखा रहे होते हैं कि किसी एक मखसूस जरासीम से कैसे बचना है। मगर ओवरऑल अगर आपको इम्यूनिटी अपनी बैलेंस करनी है, तो 3 बहुत ही बोरिंग तरीके हैं। एक तो अपना खाना अच्छा करें, जिसके अंदर जैसे आपने बोला फल शामिल हैं, सब्जियाँ शामिल हैं, प्रोटीन शामिल है, जैसे अंडा, गोश्त वगैरह शामिल है। दूसरा ये कि वर्ज़िश बहुत ज़रूरी है। कम से कम हफ़्ते में 3 दफ़ा वर्ज़िश या उससे ज़्यादा। एंड याद रखें, घर के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, वो वर्ज़िश में शामिल नहीं होते, उसके लिए अलग टाइम निकालना होता है। एंड देन फाइनली, जो कि कोई भी नहीं करता, वो कम से कम रात को 6 से 8 घंटे सोना लगातार। एक दोपहर वाला एक चीज़ सोना और छोड़ डॉक्टर दीजिए। साहब, हम अमूमी तौर पे देखते हैं जब मौसम चेंज होता है तो हमें एक कन्फ्यूजन से भी होती है कि पंखा चलाएं, एसी चलाएं। एसी से जब बाहर जाते हैं तो वेदर ज़रा गर्म होता है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से वो ठंडा गर्म होने के बायस एलर्जी हो जाती है एक तरह की, और उससे भी सम टाइम आपकी तबीयत बिगड़ स्टार्ट जाती हो है। जाती जी हाँ, किसी को स्नीजिंग का इशू होता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, किसी को बुखार हो जाता है, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? तो देखिए, आपने जो ज़िक्र किया, एलर्जी एलर्जी थोड़ी-सी मुख़्तलिफ़ चीज़ है। इसके अंदर बॉडी जो है वो माहौल की चीज़ों से रिएक्ट कर रहा होता है, जिसमें आपको छींकें आएँगी, नाक बहेगी, मगर उसके बाद फिर कुछ घंटों बाद ये बेहतर हो जाता है। मगर आप बिल्कुल सही कहा। एंड अनफॉर्चुनेटली हर बंदा जो है वो अलग रिएक्ट करता है। कुछ लोगों के अंदर ठंडा-गर्म इतना तंग नहीं करता, कुछ लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। अच्छा डॉक्टर तो ये साहब, तो फिर ये आपको जो अपना आपने माहौल देख बात के की है, डिसाइड करना है। आपने बात की इन्फ्लुएंज़ा की, ये भी एक तरह का फ्लू है, और अभी जो बुखार चल रहा है जो कि वेदर चेंज होने के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बड़े भी इसका शिकार हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है उन्हें और काफ़ी दिन तक रहता है, फीवर के साथ फ्लू भी रहता है, खांसी भी है, तो वो भी इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है? इसका कोई टेस्ट करवा लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा?
जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है। इन्फ्लुएंज़ा के अंदर बहुत तेज़ बुखार होता है, काफ़ी देर तक रहता है। इसमें खाँसी बहुत हुँ। होती है, जो लंबे अरसे के लिए चलती रहती है और उसका टेस्ट जो है, वो बिल्कुल जैसे कोविड का नाक का टेस्ट है पीसीआर का, इसका भी एक यही टेस्ट है इसके लिए। अलबत्ता टेस्ट जो है, वो सब में रिकमेंड नहीं करते, सिर्फ़ उन लोगों के अंदर जिसके लिए जिसके लिए दवाई देने की ज़रूरत होती है, कि उसकी टैबलेट इसका इलाज है हमारे पास और वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनके अंदर अगेन शदीद बीमारी होने के चांसेज़ ज़्यादा होते हैं। ज़ईफ़ लोग जिनके दूसरे-तीसरे मसले-मसाइल हैं। अगर डॉक्टर साहब बच्चे हैं बहुत छोटी एज के और वो बार-बार अटैक होता है उनके ऊपर, सर्दी हो या गर्मी हो, उन्हें फ्लू बहुत जल्दी होता है, और फिर कोई बुजुर्ग हैं जिनके ऊपर बहुत जल्दी अटैक हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसी वैक्सीन है जो लगवा ली जाए तो वो महफूज रह सकते हैं, वो भी बता दीजिएगा। नहीं, कोई ऐसी ख़ास वैक्सीन है जो दुनिया के हर वायरस को कंट्रोल कर लेगा, मगर याद रखिए बचपन में जो हमको बहुत सारे जो ये नज़ला खाँसी होता रहता है, ये हुँ, एक तरह से हमारे जिस्म की ट्रेनिंग होती है, तो जब हम ठीक बड़े है। होते हैं तो फिर इन वायरस से बचते हैं। तो इस वजह से जब बच्चे स्कूल जाते हैं अक्सर जब घर से निकलना शुरू होते हैं तो कुछ शुरू के कुछ साल ऐसे होते हैं 2-3 जिसके अंदर वो लगता है कि हर ठीक। महीने उनको कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मगर दैट्स ओके वो हमारा हुँ। जिस्म उसको यूज़्ड टू हो रहा होता है वायरसेस से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। बदलते मौसम में किस तरह से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं, क्या कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की उनके साथ। तो आप भी एहतियात कीजिए और अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए जो कि ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इससे। अच्छा आगे जुनैद, ये मुझे लगता है एक मिथ था जो कहा जाता था ना कि बाहर की चीज़ें जो मर्जी खाएं आपका स्टमक मजबूत हो जाएगा, आपको हर गंदी मंदी चीज़ खानी चाहिए। ये बातें आपको कौन बताता है? मतलब हम लोग अपने आप में एक वो तरजीह पेश बाहर की चीज़ें करते थे तो हमेशा दूसरे को। डॉक्टर और बड़े नहीं, भी मना डॉक्टर्स तो करते हैं। मना करते हैं ना, लेकिन कम हम लोग खाओ पता भाई। क्या कहते थे, अच्छा देखा जो बच्चे बाहर जो बेगर्स हैं उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ये पता है वैसे सही क्यों? है। क्योंकि वो बाहर से कुछ भी खाते ये हैं। ठीक है बात। तो इसमें हम कोई अपने शक नहीं है, पेरेंट्स इसको को हमने मनाने अमली के तौर लिए पे देखा कि कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर हुए हैं वो थे जो बहुत एहतियात करते बिल्कुल थे। ऐसे ही। और लेकिन जो ये उनका मैं रफ आपको स्टाइल था, दूसरे तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं तो अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया करें, वो बच्चे भी मिट्टी में पल रहे होते हैं नेचर के पास तो बिल्कुल। और जो बच्चे मिट्टी से खेलते हैं ज़्यादातर टाइम जो है वो नेचर के साथ गुजारते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए एक मुनफरिद शख्स की जो कि दुनिया में सबसे बड़े हाथ और पैर का मालिक है और एक अमेरिकी नौजवान है, बज़ाहिर आम लगता है मगर 16 साल की उम्र में वो 2 आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम भी कर चुका है। ये बड़े बड़े हाथ और अमेरिकी रियासत मिशिगन से ताल्लुक़ रखने वाले ये एरिक एल्ब्रन नाम है इनका, जो कि सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर कुछ ऐसा है जिसने उन्हें दुनिया में दीगर अफराद से मुनफरद बना रखा है, और वो हैं इनके बड़े बड़े हाथ और पैरों का साइज़। अच्छा, इनका मेरे ख्याल में जो रिकॉर्ड इन्होंने मेरे ख्याल में कायम किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एरिक एल्ब्रन के हाथों और पैरों का हुजम दुनिया के तमाम नौजवानों से ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, इसके जूते भी मेरे ख्याल में स्पेशल बनते होंगे, ऑर्डर के ऊपर, जी हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से वो जिस बच्चे के मतलब इतने हाथ और इतने बड़े पैर हैं, तो जूते तो जाहिर है पूरे जी हाँ, पूरे जी हाँ, नहीं ये आएंगे अमेरिकी मार्केट साइज में के मौजूद। 23 नंबर के जूते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा, लेकिन छोटी सी अगर एज में आपको ये बच्चा इल्म ना हो तो एक बालिग मर्द के पैरों के जूतों का औसतन जो साइज़ होता है वो 8 से 9 होता है, और एरिक एल्ब्रन के हाथ भी गैर मामूली हैं जो 9.13 इंच के हैं, और इस उम्र के इनके तो नौजवानों के ग्लव्स हाथों भी का स्पेशल साइज बनेंगे। 7.4 होता है। इनके लिए तो ग्लव्स भी स्पेशल बनेंगे, अगर जूते स्पेशल बन रहे हैं तो ग्लव्स भी स्पेशल बनेंगे, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल में इस साइज़ के कोई ग्लव्स बनते इन्हीं होंगे। खुसूसियात की वजह से इनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जी हाँ, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वैसे तो इनका अपना हुजम भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मोटे सेहतमंद नज़र आ रहे थे मुझे। तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को बड़ा ही किया जाता है, जो थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा हो उसको देखा जाता है, तो हम लोग भी हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए वज़ीर आज़म की, जो कि मौजूद है अमेरिका में। आज उनका खिताब भी है न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, और कश्मीर और फ़लस्तीन ख़ास तौर पे इनके जो तनाज़ात हैं इसके हल के ऊपर ज़ोर दिया जाएगा, और बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात हैं इस पर भी बात की जाएगी। बिल्कुल जी, और वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया पर भी मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। इसके अलावा दौरा अमेरिका के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने साइड लाइन मुलाकातें भी की हैं, वो कौन सी अहम मुलाकातें हैं उनके बारे में बताएंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में फ़लस्तीनियों की हिमायत का आज़म फिर से दोहराया उन्होंने, और ईरानी सदर, बांग्लादेशी अबूरी सेटअप के निगरान और दुनिया भर की कई अहम शख्सियात से भी उनकी मुलाकातें उन्होंने की हैं, और मज़ीद भी कुछ मुलाकातें मुतवक्के हैं। लेकिन अहम जो उनका आज का अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास है, उससे उनका वो खिताब है जो आज करने जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया, लेबनान हो गया, इनके अंदर जो जंगें चल रही हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी।
और ये तमाम तर वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जो तवज्जो है वो दिलाना बहुत ज़रूरी है। हामिद खान मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, वेलकम करेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में कितनी अहमियत का हामिल होगा वज़ीर आज़म का आज का खिताब, और आपको क्या लगता है किन किन उमूर पे वो गुफ्तगू करेंगे और किन किन उमूर पे होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से गुफ्तगू? जी बहुत शुक्रिया खबर। मैं इधर न्यूयॉर्क में ही हूँ और सुबह यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर का खिताब है और सुबह 9 बजे है यहाँ के, और उस हवाले से ये कि बड़ा अहम खिताब होगा। ख़ुसूसन अभी हमने देखा कि तैयब उर्दगान भी कर चुके हैं, आज बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी कीयर स्टारमर ने भी खिताब किया, और सब ने जो इस वक्त दो बड़े अहम इशू चल रहे हैं, एक गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, और दूसरा जो इसराइल की हालिया जारियत है, लबनान पर बमबारी है, उसके ऊपर फौरी तौर पर सीज़ फायर की बात की जा रही है। इसके साथ साथ देखना होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दुनिया के जो अहम तरीन मामलात है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस अंदाज में पेश करेंगे उसकी बड़ी अहमियत है, और बहरहाल मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन ममालिक होने की हैसियत से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुनने के लिए दुनिया के बहुत सारे लीडरान उस वक्त भी मौजूद होंगे। और उसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपना किस तरह का किरदार अदा कर सकता है किसी भी तरह अमन की कोशिशों में, चाहे वो कतर के साथ मिलकर हों, तुर्की के साथ मिलकर हों, या दूसरे ममालिक के साथ मिलकर, वहाँ पर फौरी तौर पर सीज़ फायर के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, जो दहशतगर्दी का चैलेंज है, पाकिस्तान में हमसाया ममालिक की वजह से जो पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार है, एक बार फिर उसके ऊपर भी बात होगी। तो हमें साहब, आपको लगता है पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि इन जंगों के, इन तनाज़ात के हल में अपना किरदार अदा कर सके और पुरअसर आवाज़ उठा सके? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का किरदार ज़रूर है और पाकिस्तान को ये किरदार अदा भी करना चाहिए। ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरब, कतर, तुर्की और यूएई की हुकूमत के साथ मिलकर, उनके वज़राए ख़ारजा के साथ मिलकर एक कोई लायहा अमल मुरतब किया जाए और उसके तहत कोशिश की जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी कोई करारदाद जो है वो फौरी तौर पर एक बार फिर लबनान के और गज़ा के जो मज़लूम हैं उनके हक़ में मंजूर करवाई जाए। साइडलाइन मुलाकातें भी हैं शहबाज शरीफ साहब की, वो कौन सी अहम मुलाकातें हैं, किन किन शख्सियात से मुलाकातें हैं जो हो चुकी हैं, जो अभी एक्सपेक्टेड हैं? जी देखिए, 2-3 तो बड़ी अहम मुलाकातें हुई, उसमें तुर्की के सदर तैयब उर्दगान से उनकी बड़ी अहम मुलाकात रही और फिर एक बार वही इलाके की सूरत हाल और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। फिर उसके बाद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई। कल इनकी कीयर स्टारमर से भी मुलाकात मुतवक्के है, अभी कन्फर्म नहीं है, और इसी हवाले से अगर बरतानवी वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात होती है तो वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगी। कोशिश की जा रही थी कि शायद जो बाइडन से भी कोई मुलाकात हो, लेकिन उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात ये है, हवाले से भी कहा जा रहा था कि ये मुलाकातें बड़ी अहम रहेंगी, क्या किस तरह से अहम हो सकती हैं, उस हवाले से भी थोड़ा अपडेट कीजिएगा। देखिए दिसंबर में डेवोस में जो इकोनॉमिक फोरम होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, उसके लिए बहुत अहमियत होती है। जो न्यूयॉर्क का ये जो सेशन होता है, इसके अंदर हुकूमतें अपनी पॉलिसी तय करती हैं, जिसके तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आगे की मुआशी पॉलिसियां हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से या और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो तय की जाती हैं। इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन का इजलास हो रहा है, उसके अंदर एक एजेंडे में जो नई चीज़ शामिल हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस, जिसके अंदर आप समझ रहे हैं कि फेक न्यूज़ शामिल है और किसी की भी शख्सियत के साथ, किसी की भी आवाज़ के साथ बहुत सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसके बहुत नुकसानात का जो है वो खदशा है। इसी हवाले से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कानूनी तौर पर कोई रेगुलराइज करने की बात हो रही है पूरी आलमी सतह पर, क्योंकि AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो अगर इस पर कोई कानून साजी ना हुई तो ये एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है रोबोटिक दुनिया के हवाले से। इसके ऊपर भी मेरा ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें कोई बड़ी तब्दीली या अहम पेशरफ्त नजर आएगी। पाकिस्तान के लिए IMF का पैकेज मंजूर हो गया है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी रिलीफ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF से डील फाइनल होने पे काफ़ी रिलीफ है। दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर जो डिफरेंट अंदाज में ह्यूमन राइट्स के हवाले से दबाव रहता है,
मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से दबाव रहता है, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान का केस जो है वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और पाकिस्तान को इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल पे बात करनी होगी। मकबूजा कश्मीर में जो मोदी सरकार जुल्म सितम ढा रही है, कश्मीर में जो नाम नेहाद ढोंग रचाए गए, इंतखाबात कराए गए, ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। इन सारी चीज़ों पे बात तो आइडियली होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें जिनकी निशानदेही पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी उस पर कोई आप देखते हैं कोई असरअंदाज होंगी वो चीज़ें आलमी सतह पे भी? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैं पिछले दिनों एक लेक्चर भी दिया मैंने इसी यूनाइटेड नेशन के हवाले से कि यूनाइटेड नेशन का ये जो इजलास है, इससे पहले सालाना होमवर्क होना बड़ा ज़रूरी होता है। वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आते हैं, वो तो इस इजलास से कोई नतीजा खेज मुआहदे भी करके जाते हैं, नतीजा खेज अपने हक में फ़ायदे भी लेके जाते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अगले साल की तैयारी पहले से शुरू कर दिया करें। तैयारी करके हमारे पास जितना होमवर्क होगा उसके मुताबिक हम उससे नताइज हासिल कर सकेंगे। मैं नहीं समझा कि कोई फौरी नताइज होंगे, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इस प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया को जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हामिद खान अल मशरकी साहब इस हवाले से मौजूद थे। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि बहुत सी अहम शख्सियात से मुलाकातें हो चुकी हैं, बहुत सारी अहम शख्सियात से मुलाकातें अभी भी मतवक्के हैं, बहुत सारे अहम फोरम हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी पाकिस्तान के हक़ के लिए या फिर फ़लस्तीन के हक़ के लिए, लेबनान के हक़ के लिए, कश्मीर के हक़ के लिए। और ये अहम मुलाकातें होंगी, बहुत ही कलीदी किरदार होगा इसमें पाकिस्तान का। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बताएंगे। हेडलाइंस का टाइम हो रहा है और उसके बाद बात होगी सयाहत पर भी और आलमी दिन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जी। आज 27 सितंबर है और आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सियाहत को फ़रोग देने के लिए हर जगह पर इस तरह के काम किए जाते हैं, बढ़ावा दिया जाता है सियाहत को, क्योंकि ये एक जो रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत ही अहम और बड़ा ही आसान तरीका और इसी सिलसिले को लेकर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी काविशें जारी हैं। उन्होंने 5 हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया है नाजरीन, और इस मौके पर वो खुद भी मौजूद थी। सुबह पंजाब की दारुल खिलाफा लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर ये नई 5 हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ काफ़ी स्पीड के साथ, जिस तरह से PM शहबाज शरीफ की स्पीड मशहूर थी, अब मरीम नवाज़ भी अपनी स्पीड में इजाफा करते हुए देखिए। और वो बस में खुद बैठी हुई हैं जुनेद, वो खुद भी इफ्तिताह करने के लिए डबल डेकर बस में सफ़र कर रही हैं और उसका इफ्तिताह उन्होंने किया है। बिल्कुल, और उनके साथ वुज़रा भी हैं। हम देख रहे हैं कि परवेज़ रशीद साहब मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं। वो महसूस भी कर रही है ना कि जो सयाह या जो शहरी इस बस के अंदर सफ़र करेंगे वो कैसा महसूस करेंगे, वो फील ले रही हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर गिलानी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं टूरिज़्म एसोसिएशन के। वेलकम टू शो से आपसे बहुत कुछ जानेंगे हम। हमारे साथ निगार दिल नाहिर भी मौजूद हैं। ये एक व्लॉगर हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो बांग्लादेश से है और अब ये पाकिस्तान में काफ़ी देर से रह रही हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर कर रही हैं। सर, सबसे पहले आप ही की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं कि बहुत पोटेंशियल है इस स्पेशली टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, इतना कुछ दिखाने लायक है जो कि हम दिखा नहीं पा रहे हैं, हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर क्या कुछ अभी तक काम आपकी एसोसिएशन कर रही है, किस तरह से काम इसके ऊपर हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। आज चूँकि 27 सितंबर जी वर्ल्ड टूरिज़्म डे पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है और आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो टूरिज़्म है। और आप अगर थोड़ी सी मिसाल ले लें, मलेशिया देख लें, सिंगापुर देख लें, दुबई देख लें और ऐसे कंट्रीज उनकी मैशत का बड़ा हिस्सा दारोमदार जो है वो टूरिज्म के ऊपर, और फोकस भी वही कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये GDP का एक शेयर देता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया टूरिज़्म के ऊपर फोकस किया हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान को भी, जबकि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, टूरिज़्म शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो हम पूरे कर पा नहीं रहे। ठीक है। अब इसमें हमारे, जैसे आपने फरमाया कि इतना बड़ा मुल्क और इतना खूबसूरत मुल्क, ऐसा मुल्क है इसके अंदर 4 मौसम भी अल्लाह ने दिए, ऐसा खिता दे दिया कि इसके अंदर डेजर्ट भी आता है,
इसमें माउंटेन्स भी आते हैं, इसमें आपको आबशारें मिलती हैं, झील मिलते हैं, मतलब नेचर की तमाम जो खूबसूरती है वो दिखाई देती है। जी, इट्स लुक लाइक अ हेवन, मतलब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक जन्नत दी हुई है। लेकिन हमें करना क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो इसके ऊपर लाजमी करती हैं और काम भी कर रही हैं। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि मरियम नवाज साहबा ने जैसे डबल डेकर बसों का इफ्तिताह की, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं लाहौर के अंदर, चूँकि लाहौर एक हिस्टोरिकल प्लेसेस में भरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर रिलीजियस स्पोर्ट्स बड़े हैं, तो लोगों का आना जाना, ट्रैवलर्स जो है ना वो इसमें आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा साइन है मरियम नवाज़ का। इस तरह के बेशुमार काम है जो होने चाहिए। गिलानी साहब, इस पे आप भी गपशप करते हैं, लेकिन निगार हमारे साथ मौजूद है। निगार, आपने किन किन इलाकों को, किन किन जगहों को एक्सप्लोर किया पाकिस्तान की, कब से ये शौक़ पैदा हुआ, और हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को बताइएगा ज़रा पाकिस्तान की खूबसूरती से मुतल्लिक़। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड सबको वर्ल्ड टूरिज्म डे का बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी 2021 से मैं मेरे ट्रैवल करना शुरू किया, तो पाकिस्तान में मैं बहुत सारे जगह विजिट किया। मुझे अभी 2-3 जो सुबह है ये बाकी है, जिसमें मैंने अभी तक विजिट किया लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फिर मैंने विजिट किया है नॉर्थ में सौत, मालम जब्बा, शोबरान, सिरीपाए, एंड कश्मीर भी मैंने विजिट किया है, एबटाबाद साइड विजिट किया, मरी साइड मैंने विजिट किया। तो अभी तो यहाँ पे आप अकेले ट्रैवल करती हैं, ग्रुप के साथ करती हैं, फैमिली के साथ करती हैं, किस तरह से ट्रैवल कर रही हैं इन तमाम इलाकों में आप? मैं मोस्टली तो मैं सोलो ट्रैवल करना ही पसंद करती हूँ, तो लेकिन मैं ग्रुप्स के साथ भी जाती हूँ, समटाइम्स फ्रेंड्स के साथ भी जाती हूँ। फैमिली तो मेरी बांग्लादेश में होते, तो इधर मेरी कोई फैमिली नहीं है अभी। निगार, आप सिर्फ 2 या 3 महीने के टूरिस्ट वीज़े पर आई थी, उसके बाद आपने एक्सटेंड किया वीज़े को और 3 साल का आपने वीज़ा ले लिया। ऐसी क्या खूबसूरती आपने एक्सप्लोर कर रही पाकिस्तान के अंदर कि आपका यहीं पर बस जाने को दिल किया, आप 3 सालों से यहाँ पर? पहले तो मैं 3 मंथ्स के वीजे पे आई थी, तो मुझे ये था कि मैं कुछ महीना रह के चले जाऊंगी, 1 महीना या 15 डेज का प्लानिंग था मेरा। तो जब मैं पाकिस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई थी लाहौर से जब इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद इतना खूबसूरत सिटी है, मैं पहले ऐसे कभी खूबसूरत सिटी देखा ही नहीं। पहले भी मैंने कोई और कंट्री में ट्रैवल किया था, तो काफी ज्यादा बना कि क्यों ना कि मैं ये चीज लोगों को दिखाऊं। बांग्लादेश के लोगों को सच में नहीं पता कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये बड़ा अच्छा फैसला किया आपने। और कहाँ पे जाने का अभी इरादा है, इस पर भी बात करेंगे। गिलानी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, रोड्स का सही होना, क्योंकि एक्सेस का जो बुनियादी ज़रिया है वो तो रोड्स ही हैं, आपको क्या लगता है इस पे कितना काम होने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है नॉर्दर्न एरियाज़ की, अगर बात की जाए वहाँ पे आए लोग फंस भी जाते हैं, सयाह फंस भी जाते हैं, तो इस पे कितना काम हो रहा है और कितना होना चाहिए? जी, आपने ये बड़ी अहम बात की है। देखें, मुल्क के अंदर टूरिज़म को बढ़ाने के लिए ना जो हमारे नेचुरल स्पॉट हैं, नेचुरल साइट्स हैं, उसके लिए एक्सेस बहुत ज़रूरी है। उसकी एक्सेस क्या है कि आप देखें, हम आ जाके कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हम कागान, नारान की तरफ रुख करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान तक भी है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे जीप ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को चाहिए वॉर फुटिंग बेसिस पे वहाँ पे रोड्स बनाने चाहिए और टूरिस्ट वहाँ पे इजी एक्सेस उसकी हो। और दूसरे नंबर पे एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वॉर फुटिंग बेसिस पे होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा ये है कि इस मुल्क के अंदर हमारी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना, ये बहुत मायने रखती है। अब देखिए, छोटा सा कोई सानिया हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो नेगेटिव एक्सपेक्ट में ले लेते हैं इस टूरिज्म। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मुकम्मल तौर पर अपना काम शुरू कर देना चाहिए, और सेकंड ये कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए यहाँ पे इक़दाम करने चाहिए। और इस तरह करने चाहिए जैसे हमारे देखिए नॉर्दर्न एरियाज़ हमारा बहुत ज़बरदस्त एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान को आप पकड़ लें, उसके अंदर इतनी वादी, इतनी अच्छी झील्स हैं, वहाँ पे देवसाई मैदान इतना बड़ा है। अगर गवर्नमेंट अच्छा गिलानी साहब, एक चीज़ जो हमने देखी है, ये जितनी भी चोटियाँ हैं, ये चाहे झील सैफ अल मलूक हो, रत्ती गली लेक हो, या ऐसे बेशुमार लेक्स हैं जिनका शायद
गिनना शुरू करें तो तादाद दर्जनों नहीं सैकड़ों तक भी पहुंच जाए। लेकिन वहाँ पे आम गाड़ी की, आम टूरिस्ट की एक्सेस मुमकिन नहीं है। वहाँ पे आपको मकामी लोगों की खदमात लेनी पड़ती हैं क्योंकि ट्रैक्स भी नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि वो लोग ये ट्रैक्स बनने भी नहीं देते। वो माफिया जो है, ट्रांसपोर्ट माफिया, लोकल माफिया, वो सियासी असर का इस्तेमाल करते हुए ना तो ट्रैक्स बनने देता है ताकि उनकी अहमियत बरकरार रहे, उनका काम चलता रहे। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये आपने बड़ी बात दुरुस्त की है। ये है इसी तरह ही है कि जो जीप ट्रैक पे जीप चलाने वाले लोग ना, वहाँ के लोकल्स हैं, वो उनका एक ना यूनियन बनी हुई है, तो वो उसको रोक। हालांकि मैं चाहता हूँ, मेरा जो आइडिया है वो ये है कि जो वो जीप ट्रैक वाले लोग हैं ना, जो जीप चलाने वाले ड्राइवर हजरात हैं, उनको वहाँ पे कोई सपोर्ट दे दें ताकि उनका कोई रोज़गार वहाँ पे जनरेट हो जाए। वो कोई दुकानें बना लें, कोई शॉप बना लें, कोई किसी किस्म का एंटरटेनमेंट का कोई स्पेस बना लें। उनको कोई गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटेट करे, तो वो जीप से ख़त्म होकर वहाँ पे एक्सेस हमें टूरिस्ट को मिल जाएगी, तो आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए, मैं आप झील की बात कर रहे थे, मैं ये इसमें ऐड करता चला जाऊँ कि गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जन्नत नज़ीर हमारे पास ये इलाका है, हमारा ये जो सूबा है, इसके अंदर 7000 मीटर से ज़्यादा जो चोटियाँ हैं वो 50 के करीब हैं। इसके अंदर गिलगित के अंदर 3 ऐसी बड़ी दुश्वार गुजार जो पहाड़ी रास्ते हैं, जैसे कोहे कराकरम है, हिमालय है, वो हिंदू कश है, ये सारे इधर आके मिलते हैं। गिलानी साहब, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि ये तमाम जगह हमारे पास मौजूद हैं, चोटियाँ हमारे पास मौजूद हैं, झीलें हमारे पास मौजूद हैं, खूबसूरत वादियाँ मौजूद हैं, लेकिन हुकूमतें तमाम आती हैं, चली जाती हैं और इसके ऊपर, टूरिज़्म के ऊपर बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो जो दरकार होती है वो नहीं मिल पा रही है इन तमाम जगहों को। टूरिज़्म एक वक्त था, हम देखते थे अपने बचपन में, बहुत सारे फॉरनर्स जो है वो यहाँ पर आते थे, लाहौर के अंदर देखते थे हम, इस्लामाबाद के अंदर और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। अब बड़ा फुकदान देखने को मिल रहा है, तो हुकूमतें सिर्फ बातें ही करती रहेंगी या कोई अमली इक़दाम भी होंगे? और टूरिज़्म कम हो जाने की वजूहात क्या समझते हैं आप? देखिए जी, हर गवर्नमेंट में ना गवर्नमेंट ने कोशिश की है टूरिज़्म को प्रमोट करने की। मैं कहता हूँ कि हर गवर्नमेंट ने की है, लेकिन इसके ना कुछ सिस्टम को थोड़ा चेंज किया जाए और एक मखसूस फ़ंड जो है ना, जिस तरह मुख्तलिफ फ़ंड्स एलोकेट किए जाते हैं, तो टूरिज़्म के ऊपर भी जब बजट होता है तो एक फ़ंड मुख्तस करना चाहिए और उसके ऊपर फिर प्रॉपर लगना चाहिए वो फ़ंड। और उस पे फिर जब ये फंड्स लगाएंगे ना, तो मैं समझता हूँ, देखिए 2017 में ना, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2017 में हमारी 2.9 GDP का शेयर बना था ये टूरिज़्म के रेवेन्यूज। ठीक, अच्छा, ये और इसी तरह 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 1.9 बिलियन डॉलर्स हमें टूरिज़्म की तरफ से रेवेन्यू जनरेट किया गया था, जो कि 4% बनता है GDP का शेयर। और ये 1.9 बिलियन डॉलर जो हुआ था ना, 19.1 बिलियन डॉलर, ये बेसिकली वेरियस चैनल्स में रिसीव हुआ। कौन कौन से चैनल्स थे? ट्रैवल एंड टूरिज़्म सर्विसेज में थी, उसके बाद जो होटल्स थे, अकोमोडेशंस थी, गेस्ट हाउसेस थे, वहाँ से जनरेट हुआ। उसके बाद फूड के और बेवरेज के अंदर ये इस तरह रेस्टोरेंट्स थे। हमने ये देखा कि हमें बहुत सारा रेवेन्यू तो जनरेट हुआ। आप अभी भी देखें, अगर जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, स्नोफॉलिंग स्टार्ट होगी, तो हमारी गाड़ियाँ फंसी हुई मिलेंगी, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही होगी और वहाँ के जो मकामी है वो उल्टा लोगों से भारी लेकिन पोटेंशियल इसमें मेरे ख्याल में इतना है, गिलानी साहब आप एग्री करेंगे कि हम पूरी जो हमारी मईशत है उसको संभालने की इसमें कैपेसिटी मौजूद है। मैं मजीद भी आपकी तरफ आता हूँ, गपशप करते हैं। निगार, आपने शिमाली इलाका जात का भी रुख किया है, अभी तक सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी है? अगला टारगेट क्या है? इसके बाद कहाँ जाना है? मुझे अभी तक जो शोगरन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे हैं, मतलब मैं जो भी एरियाज विजिट किए, इसके बाद कश्मीर है, तो मेरी आगे का प्लान है गिलगित बाल्टिस्तान। मेरी बहुत टाइम से ये मेरी लिस्ट पे है और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, पूरा महीना लगा के, तो इसलिए मैं अभी तक गई नहीं, तो इंशाल्लाह वेरी सून उधर विजिट करूंगी। एंड मेरी कराची एंड कुछ हिस्टोरिकल प्लेस लाइक मुझे मुल्तान साइड, भावलपुर साइड भी जाना है, तो मेन यही जगह मेरी बाकी है अभी, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं स्कर्दू गई हैं, आपने सोन वैली, स्कर्दू, इन जगहों का आपने दियोसाई विजिट कर लिया है? नहीं, मैं गिलगित बाल्टिस्तान में अभी तक गई नहीं, तो उधर मुझे जाने का प्लान है अब। ठीक है, तो आप ज़रूर जाइएगा स्कर्दू और इन जगहों पर आप ज़रूर जाइएगा। फिर आप अपने तर्ज से, अपने तरीके से जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, जो आपने एक्सप्लोर किया पाकिस्तान को, जो एक पॉजिटिव इमेज है, उसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जिस तरह से आप बांग्लादेश में कह रही हैं कि लोग जानते ही नहीं हैं, तो पूरी दुनिया भी जानती ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी खूबसूरती मौजूद है। आपने कैप्चर ज़रूर किया होगा।
आप क्योंकि जी, जी। व्लॉगर भी हैं। जी, जी, मैं अपने चैनल पे बांग्ला में पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेसेस विजिट करके उनके डिटेल्स देती हूँ। इनफैक्ट मेरी अपना ट्रैवल एजेंसी भी है, वीज़ा प्रोसेसिंग भी मैं ही करती हूँ। और साथ ही जो भी प्लेसेस होते हैं तो डेफिनेटली बांग्लादेश से हमें पहले पता ही नहीं था पाकिस्तान कैसे है। तो लास्ट 3 ईयर से मैं बहुत सारे व्लॉगिंग की, बहुत सारे जगह विजिट किया। लोगों का भी इंटरेस्ट है, लोग आ रहे हैं अभी एवरी मंथ बहुत सारे लोग पाकिस्तान विजिट करने आ रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान के वीज़ा भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये थोड़ा सा इश्यू है कि हमारी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इनफैक्ट आजकल में ये सुनने को मिल रहा है कि कराची एयरपोर्ट में उनको काफी हैरानी किया जा रहा है, उनको इजीली एंट्री नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक इस पे भी काम करना हम चाहिए। उम्मीद करते हैं इस पे काम होना चाहिए। और अभी चूंकि एक पॉलिटिकल चेंज भी आया बांग्लादेश में, तो उम्मीद करते हैं वो जो दूरियां थी दोबारा से वो फासले सिमट के करीब में तब्दील होंगे और कुर्बतें निगाह से मज़ीद पूछ लेते हैं कि खाने पीने के भी, क्योंकि यहाँ जी पे हाँ। बड़े मौके और बड़ी अच्छे जो हमें मिलती हैं, स्पॉट्स ऐसे मिलते हैं जिनके खाने बड़े मशहूर हैं। आप खाने में क्या पसंद है पाकिस्तान का कोई खाना भी एक्सप्लोर किया जो आपको अच्छा लगा हो? मैंने बहुत सारी जगह, जैसे कि लाहौर और पेशावर तो बेस्ट प्लेस मेरे लिए खाने के लिए लगा है। तो मुझे पेशावर के खाना बहुत पसंद है। लाहौर के जैसे बारबेक्यू टाइप मुझे कबाब्स, बारबेक्यू जो भी होते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी मुझे पसंद है, जो कराची के सिंधी बिरयानी होते हैं। फिर लाहौर के जैसे कि कढ़ाई वगैरह, चिकन कढ़ाई, फिर सीख कबाब, शामी कबाब, फिर मलाई बोटी टाइप जो भी खाना होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पेशावर के जो बानो बीफ पुलाव, चापली कबाब, ये मुझे बहुत पसंद है। लगता है मीट लवर हैं आप, आपको भी शनिवारी डिशेस ज़्यादा पसंद हैं। जी, जी, ऐसी है। ठीक है गिलानी साहब, एक तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल की। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जो खूबसूरती जितनी पाकिस्तान में है तूलो अर्ज़ में, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे ही सिर्फ खूबसूरती नहीं है। हमारे पास रेगिस्तान, जिसने आपने भी कहा, समुंदर भी हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो हमारे पुराने किले हैं, जो तारीख़ी इमारतें हैं, वो टूट फूट का शिकार है। उनकी देखभाल उस तरह से नहीं हो पा रही। किला डिरावर है रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पे डेजर्ट रैली भी होती है। इस तरह से नूर महल है बहावलपुर के अंदर। वही शुमार पाकिस्तान के अंदर आप चारों तरफ देख लें, वहाँ पे बेशुमार ऐसी इमारतें हैं जो कि अहमियत की हामिल हैं। उनको असल हालत में बरकरार या बहाल रखने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। जुनैद साहब, पहली तो बात ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि इस तरफ भी रुझान नहीं है लोगों का और गवर्नमेंट का भी। ये ना रिलीजियस टूरिस्ट भी एक है, जिसको हम कहते हैं कि मजहबी लिहाज से लोग आते हैं। जैसे सिख है, उनके गुरुद्वारे हैं, करतारपुर राहदारी है, देखें कितना बड़ा एक ये है हमारे पास स्पॉट जो है। और आप मैं उसमें देख रहा था कि भारत के अंदर ना 20 बिलियन सिख जो है ना, उनमें से 79 जो है ना % लोग जो है ना, दे वांट टू कम इन पाकिस्तान टू फॉर विजिट द करतारपुर राहदारी, जिसको इन्होंने जनरेट किया है, इतना ज़बरदस्त सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है, लेकिन इसके ऊपर भी वो प्रॉपर काम नहीं हो रहा। दूसरा, आपने जो बात की है, एक हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा है। लाहौर है, मुल्तान है, बहावलपुर है। ये प्लेसेस को एक तो मेंटेन करना, ये मैं वही पहले वाली बात करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड जनरेट करने चाहिए और फंड एलोकेट करने चाहिए स्पेसिफिकली टूरिज़्म के ऊपर, कि अगर आप ये इतने फंड्स इसके ऊपर एलोकेट कर देते हैं तो हमारी जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इस वक्त तोड़ फोड़ का जो शिकार हो चुकी हैं उसको मेंटेन करें। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टूरिस्ट मांगता है दुनिया का, और ये लोकल भी मांगता है। बिल्कुल। दूसरा ये मांगता है कि वो जहाँ पे जाए वहाँ पे अकोमोडेशन, फैसिलिटेशन हो, एक क्वालिटी ऑफ फूड मिलना चाहिए, क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन मिलनी चाहिए उनको। उस तरह का तावन नहीं है, जहाँ जाते हैं लोग ख्वार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मुनी गिलानी साहब। निगाह दिल नाहिर साहिब हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमतों को बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरती है उसे निखारा जाए, उसे एक्सेस उसकी यकीनी बनाया जाए और वहाँ पे तमाम सहूलियात मुयसर की जाए। और साथ में इशाल लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उस खूबसूरती को बिगाड़े ना, सफाई का ख्याल रखें। सफाई का ख्याल रखें। हमारे यहाँ ये एक बड़ा ही आम प्रैक्टिस है कि जब हम जाते हैं कहीं पर भी तो हम बिल्कुल वहाँ की खूबसूरती का, सफाई का ख्याल नहीं रखते। हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। तो इससे भी इज्तनाब कीजिए। और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद होगी जो चैंपियंस कप जारी है उसमें फाइनल मुकाबलों के करीब करीब बात पहुँच चुकी है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर बात करते हैं मजीद एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक। बात हो जाए क्रिकेट की। मुल्क में होने वाली चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने मारखोर को शिकस्त दी है और एक अपसेट किया है और ख़ुद तो वो फाइनल में पहुंच गए हैं। अब देखना है कि दूसरा जो फाइनल में पहुंचने वाली टीम है वो कौन सी होती है। ये मैचेस जारी हैं और जो बुनियादी तौर पे मकसद था इन मैचेस का वो ये था कि टैलेंट हंट किया जा सके, जो पाकिस्तान की टीम की बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसमें सुधार लाया जा सके। और दूसरा एलिमिनेटर मैच मारखोर और लॉयंस के दरमियान होगा और इसमें जीतने वाली जो टीम है वो फाइनल में मुकाबला करेगी पैंथर्स का। तो हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस साहब हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। उनसे जान लेते हैं उनकी एक्सपर्टीज इस हवाले से क्या कहती हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो कहेंगे सैयद मोहम्मद अवैस आपको। अवैस साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? जो टैलेंट हंट हम करने जा रहे थे, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है और किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, किसमें खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं? देखिए एक्सपर्टीज तो अनफॉर्चुनेट एक्सपर्टीज अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तनकीद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आ जाती है कि भाई आखिर ये बात की गई है। लेकिन जब चैंपियंस कप की आप बात करें तो आपको पता है चैंपियंस कप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, हाईलाइट करने के लिए उन प्लेयर्स को जो कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। आपने 150 लड़के एआई टेक्नोलॉजी से पिक किए थे। एक अच्छी उसमें चीज मुझे लगी थी कि आपने अब्दुल समद जैसे प्लेयर को उठाया, फिर उसके बाद मोहम्मद अली जो एक फास्ट बॉलर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट आपके लिए अंडर 19 का जो मैच ऑस्ट्रेलिया में वो जीत गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट आप अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। तो एक ऐसे टैलेंट जो रॉ टैलेंट की मैं बात करता हूँ कि वो हाईलाइट हुए हैं यहाँ पर। लेकिन दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं, आप बेसिकली मुझे 2-3 चीजें समझ आ रही है कि शायद ये इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए क्या ये जो टूर्नामेंट है उसको जेन में रखते हुए नहीं ऑर्गेनाइज किया गया। ये बेसिकली किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी को जेन में रखते हुए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके पास कुछ बैकअप प्लेयर्स यहाँ से निकलेंगे। लेकिन मेरा वही सवाल रहता है ना कि जिस वक्त ये टूर्नामेंट खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? क्या ये प्लेयर्स किस तरीके से आगे इनको आप लेके चलेंगे? क्या कनेक्शन कैंप जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आगे इनको ग्रूम करने के लिए लगाया जाएगा कि बैकअप प्लेयर्स को हम तलाश करेंगे? क्योंकि जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज के अंदर इस वक्त प्लेयर्स उठाए गए हैं, मैं इस चीज पे हमेशा बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, जोर भी देता हुआ हूँ कि आप लोग हमेशा अपने यंग टैलेंट को आप लोग अपनी होम कंडीशंस में अपना आजमाते हो, क्योंकि उसको बेहतर पता होता है ये कंडीशंस कैसे बिहेव करती भाई हैं। ये जो अब इंग्लैंड के साथ हमारी टेस्ट सीरीज होने जा रही है, वनडे जो पहला टेस्ट होगा उसका स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया, जो तब्दीलियां हुई उससे आप मुतमईन हैं? देखिए मैंने वही उसी चीज पे आ रहा था कि थोड़ा बहुत मैं मुतमईन नहीं हूँ। अगर शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर लूँ, अगर मैं फिर इस अल्फाज को दोहराने लगा हूँ कि मैं ड्रॉप नहीं कह रहा, आप टीम से आप उसको रेस्ट देते हो। आप जब बात करते हो ना, हमने रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं, रोटेशनल पॉलिसी का ये मतलब होता है वर्कलोड मैनेजमेंट का, कि आप लड़के को थोड़ा सा वर्क उस पर कम लोड करवाते हो, उसको आप रेस्ट देते हो। शाहीन शाह अफरीदी कितने टाइम से आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, विकेट्स नहीं ले पा रहा, उसकी पेस ड्रॉप हो गई है, शायद वो फटीग से गुजर रहा है। आपका काम बनता था आप उसको एक मैच में रेस्ट देते, आप कहते कि जाओ साइकोलॉजिस्ट एनालिस्ट के साथ काम करो, फ्रेश माइंड के साथ आप वापस आओ, क्योंकि आप एक स्ट्राइक फास्ट बॉलर आपको कहा जाता है जो कि बड़े टाइम के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा। दूसरे एंड पे अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, कामरान गुलाम को आपने बांग्लादेश सीरीज में रखा था, मुझे समझ में नहीं आती, एक लड़का कंसिस्टेंट आपके लिए डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ है, बार बार वो रन्स कर रहा है, आपका माइंडसेट क्या है? मैंने इसलिए कहा ना कि आप लोग ज्यादती ये करते हो कि एक लड़के को नए लड़के को पिक करते हो ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज में, जहां पर आपके बड़े से बड़ा जो बैट्समैन है वो भी अपना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता। वहाँ तो फिर खिलाड़ी डीमोरलाइज भी हो जाते हैं, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन्हें जब खिलाया नहीं जाता तो उनकी परफॉर्मेंस भी असरअंदाज होती है, डीमोरलाइज हो जाते हैं। ये क्या तरीक़ाकार दुरुस्त है? जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको बेंचेस पे बिठाया रखा जाता है या फिर उनको टीम का हिस्सा ही नहीं बनाया जाता? देखिए चैंपियंस कप की अगर बात करो ना, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हिसाब से करूं तो आपको पता है इस पे एक और बात बार बार हो रही थी, क्योंकि शोएब मलिक भी कल एक बयान दे चुके हैं परसों जब मैच हो रहा था, कि उन्होंने कहा कि जो लड़के पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के लिए सिलेक्ट हुए थे उनको बीच में टूर्नामेंट नहीं छोड़ना चाहिए था। और मैं भी सक में था कि थोड़ा बहुत आप उनको कैरी ऑन करते। मुझे पता है कि डर होता है कि इंजर्ड ना लड़का हो जाए, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी भी करनी है, लेकिन एक वो चार्म जो टूर्नामेंट का वो खत्म हो जाता है। हमारा एक मसला यहाँ पर यह रहना तरीकाकार वैसे हर टूर्नामेंट में ये होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको आप पहले मैचेस के अंदर मौका देते हो ताकि अपने आप को फ्लरिश कर सके। आपके जो सीनियर कैंपेनर्स हैं वो बैकअप के तहत अपना साथ ही साथ बैकअप के अंदर यूज हो रहे होते हैं। हमारा मसला इस टूर्नामेंट में ये रहा था कि हमने जितने भी लड़के जो हमारे ज़हन में था कि शायद ये मेन आपके जो कैंडिडेट हैं सीरीज के लिए, आपने उनको मौका दिया यंगस्टर्स को, अब आप बीच में लेके आओ जब आपकी नॉकआउट मैचेस थे। जैसे हसीबुल्लाह की बात करूं, उसने बेचारे ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है,
पाकिस्तान के लिए अंडर 19 डोमेस्टिक में, लेकिन आपने उसको इस सिचुएशन में डाला कि जब वो बेचारा बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ क्योंकि वो नॉकआउट स्टेज मैच था। ऐसे ही आपने लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ किया। तो ये जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो को आपको लग रहा है अवैस भाई आने वाले कि जो मैनेजमेंट है, जो फैसला साज हैं, वो भी बेबस दिखाई दे रहे हैं इस लॉबिंग सिस्टम के सामने, इन पुराने खिलाड़ियों के सामने जो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और लॉबिंग भी बना रहे हैं, धड़ेबंदी का बाइस भी बन रहे हैं? देखिए, जो आपको पता है कनेक्शन जो एक उस दिन मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में, उसमें एक चीज तो क्लियर कट, मैं 2-3 चीजें अगर मेंशन करना चाहूँ तो जब आप बात करते हैं कि हमने पूरे का पूरा जो उनका उठा के मवाद वहां पर बिठाया, दिमाग लड़ा रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या है, हमने उसको कैसे सुधारना है, तो दैट मीन्स कि आप यूथ क्रिकेट से आप स्टार्ट करते हो। मुझे एक बंदा बता दें जो अंडर 19 लेवल के ऊपर काम कर रहा हो यूथ क्रिकेट से, उसकी क्या नुमाइंदगी उसके अंदर मौजूद थी? चलें, शायद मैं गलत हो कि शायद आपने किसी की नुमाइंदगी रखी हो। वुमेन्स विंग का मुझे बता दें, आपका जनवरी के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप है, लड़कियों का वर्ल्ड कप, इस वक्त आपकी टीम खेलने गई है। क्या वुमेन्स विंग से कोई लड़का या कोई फीमेल वहां पर मौजूद थी जो बता सकती कि हमने आखिर करना क्या, आगे जाके हमने अपनी फीमेल क्रिकेट को भी कैसे बेहतर करना है? आपने पाकिस्तान टीम को बुलाया, 15-16 बंदे बुलाए हैं वहां पर। आप ज्यादातर कोशिश करते हो, क्योंकि वहां जो खबरें आ रही थी, प्लेयर्स ने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जितनी ज्यादा अनसर्टिनिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये 2-3 साल के अंदर हुई है, प्लेयर का माइंडसेट भी डिस्टर्ब हुआ है, और वो हुआ है। हकीकत है, जैसे कप्तान चेंज किया गया, फिर कप्तान को उतारा गया, फिर कप्तान को लाए गए। जो भी आप चेंजेस करते हैं, प्लीज उसके अंदर एटलीस्ट प्लेयर को कहीं ना कहीं अवैस ये लगता भी है कि हमारी टीम किसी प्रेशर में खेल रही है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्रेशर है, या फिर वो अंदर जो लॉबिंग चल रही होती है उसका प्रेशर है, खेलने वाली जो सामने वाली टीम है उसका प्रेशर है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं हमारी टीम प्रेशर के अंदर खेल रही होती है, वो खुल के खेल नहीं पा रहे होते। देखिए, आप कैसे खुल के खेलेंगे? मुझे एक बात जरा, बल्कि आप लोग इधर ही बैठे हैं ना, मैं जिम्मेदार हूँ ना आप लोग जिम्मेदार है ना आवाम जिम्मेदार है। यही टीम थी, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनल वर्ल्ड कप खेली T20 का, दुबई के अंदर T20 का सेमीफाइनल खेली है। आपको सब एक बात लोग करते थे कि यार इतनी जलर टीम बहुत कम आपने पाकिस्तान की देखी है, जिस तरीके से वो लड़ते हैं, आखिरी गेंद तक लड़े थे हमारे लड़के। डिस्टर्बेंस किसने पैदा की? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैदा की ना। आपने बाबर आजम को तारा, शाहीन को लेके, फिर जिस तरीके से शहीनशाह अफरीदी को तारा, बाबर को वापस लेके, अनसर्टेनिटी तो आपने पैदा की है। फिर सबसे बड़ी चीज है, जब ये मीटिंग हो रही थी उसके अंदर बाकायदा समझ में आ रही है, जो आपके सीईओ हैं वो एक बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग इतने डरते हो कि आप लोग उस टीम मीटिंग के अंदर कप्तानी का जब जिक्र हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में 6 से 7 महीने आपके रह चुके हैं, दुनिया क्रिकेट को पता है कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन ये होगा, ये हमारा कप्तान है, इसने लीड करना है हमें। अभी तक आपने कश्मकशी डाली हुई है, किसी को पता ही नहीं है कि कप्तान कौन होगा। दैट मींस कि आप फैसला साजी का फुकदान दिखाई देता है और टीम की परफॉर्मेंस भी गुमगु की सूरत हाल का शिकार है। सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम जी बहुत सुहाना हो गया है, स्पेशली बात करें मुख्तलिफ शहरों की तो नया स्पेल जो है वो शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता हमने देखा दिनों में बारिशें हुई हैं। लाहौर में भी बताया ये जा रहा है कि इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है या उसका इम्कान है कुछ इलाकों में। तो हम क्यों ना जान लें हमारे नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर, आप बताएं इस वक्त आप लाहौर का मौसम कैसा देख रहे हैं? क्या बारिश मुतवक्के है या बारिश हो रही है? जी, लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है, सुहाना है और ये बागों में झूले ढालने का मौसम है। आज जो है वो आसमान पर बादलों का बसेरा है, गंगोर घटाओ का राज है, हल्की हल्की हवा चल रही है और गर्मी का जोर टूट गया है। आज बारिश की पेशगोई की गई है। लम्हे मौजूद में मौसम जो है वो इंतहाई दिलकश है। आसमान पर हर तरफ बादल छाए हैं, सूरज जो है वो बादलों में छुपा हुआ है। चंद रोज़ कबल जो है लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तपिश महसूस की जा रही थी और हब से आवाम जो है बिलबिला उठे थे और ये कहा जा रहा था कि जाती गर्मी को ब्रेक लग गई है, गर्मी लौट आई है। लेकिन आज का मौसम जो है वो बहुत ही दिलकश है, सुहाना है, खुशगवार है। और लम्हे मौजूद में मैं जिस बाग में मौजूद हूँ, यहाँ जो है जो मौसम है वो इंतहाई महसूस। किस बाग में मौजूद हैं गौहर अली? आपने झूला हरियाली दिखाई दे रही है हमें आपके पीछे भी। वो अब झूले तो बचपन भी लेते थे, अब तो हम जवान हो गए, अब तो हमारी तो खैर उम्र गुजर गई झूले लेने की। लेकिन बच्चों के लिए ये पार्कों में जाने का मौसम है, सैर करने का मौसम है और इसको लुत्फानंदोज होने का मौसम है, क्योंकि बहुत दिनों बाद लाहौर का मौसम इतना खुशगवार और नहीं गौहर अली, अगर आपका दिल कर रहा है तो मेरे ख्याल में आपको झूले लेने से यहाँ हाँ, क्योंकि जुनेद भी इसके बाद निकलेंगे, मैं और जुनेद भी किसी बाग में झूला डालेंगे और झूला झूल रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम काफी दिनों के बाद आया है, गर्मी का जोर टूटा है। मैं उनको बिल्कुल ऐसे ही है और ठीक है, नहीं बताएं सुहाना है
जी जी, ये मौसम इंतहाई सुहाना है, इससे लुत्फानंदोज होना चाहिए। जो गर्मी की वजह से वहाँ बिलबिला उठे थे, परेशान थे, उनके लिए आज ये कहा जा सकता है कि एक खुशखबरी है, क्योंकि मौसम जो है वो इंसान की सोच पर, फिक्र पर, उसके सारे मामूलात ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। आप कितना भी एयर कंडीशन में बैठ जाए, लेकिन कुदरती मौसम जो है उसकी अपनी बात होती है, उसके अपने असरात और नताइज होते हैं, तो वो इंसानी शख्सियत पर, माशरे पर गहरे असरात मुरतब करता है। तो आज लाहौर में बारिश की पेशगोई की गई है, तो सावन जैसा मौसम है, जैसे सावन में गंगोर घटाओं का राज होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। घोरली में बता रहे थे लाहौर का मौसम सुहाना होने वाला है, वही थी, हम इस पे बात कर रहे थे और लगता है कि मैं और जुनैद तो जा रहे हैं बरस पड़ेंगे, मौसम एंजॉय करने, बच्चों को लेकर। हाँ, आप लोग भी जाइए, बाहर निकलिए, जैसे गौहर बता बच्चों को लेके निकलिए, ढूंढिए कहाँ पर झूला लगाया जा सकता है। और वैसे भी वीकेंड का आगाज भी हो रहा है ना शायद, तो ये और भी अच्छा है कि वीकेंड पे मौसम अच्छा होने जा रहा है लाहौरियों के लिए कम से कम, तो जरूर एंजॉय कीजिए। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है, किस तरह से मुमकिन है, खासतौर पर हमारी वो बच्चियाँ जो कि जॉब के लिए जाती हैं, मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पे उन्हें हरासमेंट का सामना होता है, अगर कोई उन पर उबाश नौजवान या कोई चोर उचक्का भी उन पर हमलावर हो तो किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बात करते हैं कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां, हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं, हमारी छोटी बच्चियां भी बाहर निकलती हैं, और इस वक्त जिस तरह के माहौल का हमें सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों का इस्तेसाल किया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चियाँ उस चीज़ से सफ़र करते हुए घरों में महदूद हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। लेकिन बच्चियों को घरों में नहीं बिठाना। अगर वो माँ बाप को बताती हैं तो माँ बाप भी उन्हें कहते हैं कि आप घरों में बैठ जाएँ, आप घर में ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन आप बच्चियों को बाहर निकलने दें, लेकिन उन्हें ट्रिक सिखाएं कि वो किस तरह से अपना दिफा कर सकती हैं, अपने आप को सेफ और सिक्योर बना सकती हैं। हाँ, लेकिन ये ट्रिक आपको इशाल करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। वसीम ताज सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और ग्रैंड मास्टर हैं योगा एंड मार्शल आर्ट्स के, आपको वेलकम कहते हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम भी मौजूद है, उनका तारुफ भी करवा देते हैं। उनके बेटे हैं और साथ में उनके शागिर्द भी हैं वासिल आपको भी वेलकम कहेंगे, और उनके साथ मौजूद हैं उनकी दो और स्टूडेंट्स, जिनमें से एक है मानूर और दूसरी है मनाल। तो ये हमें परफॉर्म करके बताएंगी। सबसे पहले वसीम ताइबा, ये सेल्फ डिफेंस ज़रूरी क्यों है, पहले तो ये बताइए हमारे नाज़रीन। देखिए, ये एक तो इस ट्रेनिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा ये होता है कि आप इजीली सोसाइटी में मूव कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि अभी आपने बताया कि गर्ल्स को प्रॉब्लम है, ऐसा तो उसमें लड़कियां या लड़कों में कोई ऐसा नहीं है कि लड़कियां कम सीखती हैं। माशाल्लाह लड़कियां अभी आप देखेंगे कि बड़ी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि टेक्निक, प्रैक्टिस और पावर, जब आप तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि कोई मेल जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है ऐसा। अच्छा, जिसको नहीं पता होगा और वो छेड़ बैठेगा उसको हाँ, नाखुश ठीक है। इस तरह के कई ऐसे हुए हैं ऐसा कि उनको नहीं मालूम था कि मतलब इस तरह का सीखा हुआ है। और कितने अरसे की ट्रेनिंग होती है वसीम भाई? देखिए, ये ब्लैक बेल्ट एक ट्रेनिंग है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम कोई 3 इयर्स तो लगते हैं ऐसा, लेकिन 6 मंथ अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं या 3 मंथ्स भी कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी है आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और इसमें भी कोई एज की लिमिट है कि इस उम्र में बच्चे आपके पास आए तो उनके लिए सीखना आसान होगा? नहीं, एज लिमिट तब है अगर कोई आपको कोई ऐसा गोल अचीव करना है, अगर आपको कोई चैंपियन बनना है तो फिर आपको एक ऐसी एज चाहिए। लेकिन हमने पूरे पाकिस्तान में लास्ट 45 ईयर से यही ट्रेनिंग हमने नॉन कमर्शियल के नाम से पूरे पाकिस्तान में हम करवाते हैं। अच्छा, अभी एकेडमीज पूरे पाकिस्तान में? बेटा भी सिखाता है? जी, बेटा मेरा सिखाता है, और मेरे 3 बेटे हैं, तीनों माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, और मेरी बेटी है वो भी ब्लैक बेल्ट है, वो दुबई में एक सेंटर है हमारा, वहाँ भी वो करवाती है ऐसा। और ये आपके जो एकेडमीज पूरे पाकिस्तान में जो नॉन कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल मीन्स होता है जहाँ हम एक किस्म का फ्री सिखाते हैं, एक नॉमिनल से चार्जेस है, अगर आप नहीं भी पे करते तो वो आप सीख सकते हैं। वो तकरीबन हर शहर में है, ताकि बच्चियाँ और बच्चे अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिसयूज़ ना करें, सिगरेट ना पिएं, मोबाइल यूज़ ना करें, वन व्हीलिंग ना करें। तो ये जो काम है लास्ट 45 ईयर्स से मैं ये पूरे पाकिस्तान में हमने किसी भी एज में आप सीख सकते हैं। यस, कोई ऐसा उसमें नहीं, बल्कि आजकल गर्ल्स के लिए हमने कैंप्स भी लगाए पिछले दिनों में मुख्तलिफ शहरों में, ताकि लड़कियां सीखें। और आपको पता है कुछ ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिस वजह से जो है ना ज़रूरी। हाँ जी, ठीक है। वासिल, आप बताइए कि कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स के साथ आप ये ट्रेन कर रहे हैं? सिंस द एज ऑफ 2 and a half हम लोग इसी ट्रेनिंग में ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट जो आगे भी हमारी जनरेशन है
जो बड़े भाई के बेटा है वो भी अभी से ही इस मार्शल आर्ट्स की फील्ड के अंदर है, तो हमारी लाइक इनिशियल स्टेज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड जितनी अच्छी बेस स्ट्रांग होती है आपकी, उतना अच्छा आप आगे प्रोग्रेस करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। मानूर और मनाल, अब ज़रा हमारी उन बच्चियों को, क्योंकि आप भी माशाल्लाह हमारे लिए मिसाल हैं, खास तौर पे उन बच्चियों के लिए। उनसे पूछे ना कि क्या आप दोनों बताइए कि कितने अरसे आपने ये ट्रेनिंग की? आप दोनों मेरे ख्याल में ब्राउन बेल्ट हैं, जो मैं समझ रहा हूँ अभी तक। तो कितने अरसे की ट्रेनिंग थी? तकरीबन 6 साल हो गए। मैं सर के साथ कराटे और योगा दोनों करती रही हूँ। ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस आपको नज़र आता है डिफरेंट, कि आप लोगों से किस तरह स्टैंड आउट कर रहे हैं। और मनाल, आप भी बताइए कि क्या चेंज महसूस हुआ ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद? जैसे मानूर ने कहा, मुझे भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया है। मुझे 9 साल हो गए करते हुए। स्टार्ट व्हेन आई वाज 4। सो तो आप लोग स्टडीज़ भी ले रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ आप स्टडीज़ के साथ ही कर रहे हैं? जी, स्टडीज़ के साथ। ठीक है। तो स्कूल्स में भी आपको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी या फिर आपने खुद से स्पेशली इनकी एकेडमी ज्वाइन की? स्कूल में थोड़ा ताइक्वांडो होता था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा किया मैंने। आई मीन ग्रेड 8। और इसके फ़ायदे भी मिले हैं कोई? कभी किसी ने आपको तंग किया हो? कुछ मोमेंट्स थे जो हुए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर हमें कुछ करके चलें, ये माइक अब इधर दिखाइए और दोनों आप हमें ज़रा बताइए कि किस तरह से आप सेल्फ डिफेंस को यकीनी बनाती हैं। और वसीम भाई और या वासिल, आप ज़रा गाइड कर दीजिएगा कि किस तरह से जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे वो इसे सीख सकते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस को यकीनी बना सकते हैं। बेसिकली जो स्ट्रीट फाइट सेल्फ डिफेंस होता है, दैट्स मोर ऑफ के उसमें नेक ग्रैब होती है या आपको पीछे से पकड़ लेते हैं, कॉलर ग्रैब हो जाता है, स्लैप हो जाता है। तो उसके लिए हम बेसिक सेल्फ डिफेंस जो लड़कियों को ज़रूरी होता है कि वो लाइक उस टाइम पे उसको करके एंड दे कैन एस्केप। चलें, वो एक करके ज़रा बताइए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेक ग्रैब है, लाइक इफ समवन ग्रैब्स योर नेक, ठीक है, सबसे बेसिक, एंड देन यू हिट इट ऑन द हेड। अगर आप आराम से बताएंगे तो देखने वालों को बेहतर समझ में आएगा। एक बार दोबारा से बताइए। जी, नेक ग्रैब करें। वंस यू ग्रैब द नेक, तो आपने ऐसे बाजू को पकड़ना है, एल्बोज को टाइट रखना है ऊपर, आप इसके ऊपर प्रेस करते हैं जोर से, एंड देन यू हिट उसके बाद फोरहेड पे हिट करते हैं। बिल्कुल। जब आप वहाँ हिट करते हैं तो ये एक प्रेशर पॉइंट है। इधर आप हिट करते हैं तो जो आपका सामने खड़ा है जिसने भी आपको टैकल गिर जाएगा, बिल्कुल उसको थोड़ा बस फील होगा एंड देन ही विल फॉल। द सेकंड वन इज़ द बॉडी ग्रैब, जो कि काफ़ी नॉर्मल सिचुएशंस में, काफ़ी यूजुअल सिचुएशंस में आपको किया जाता है कि ऐसे ज़ोर से नेक ग्रैब, बॉडी ग्रैब करो, ज़ोर से करो, ठीक है। सो दिस इज़ योर नेक, इज़ योर प्रेशर पॉइंट। नेक बहुत एक सेकंड जो आप देंगे वो आप अपनी नेक पे, बिल्कुल आप इसको नेक पे, पाम पे, अपने पाम जो है वो इसकी चिन पे रखेंगे। डू इट अगेन। गर्दन टूट भी सकती है इससे तो। जी बिल्कुल। अगर वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप जोर से पकड़ो एंड डोंट लीव हर, ठीक है, आप इधर रखो, हाथ रखो दोनों, एंड नाउ प्रेस हर। अगर आप उसको प्रेस करेंगे और वो नहीं छोड़ता तो इसका विंड पाइप है वो डैमेज होती है। यानी कि अगर कोई आपको कमर से पकड़ने की कोशिश करता है तो आपने अपना बचाव किस तरह से करना है? उसकी नेक डैमेज हो सकती है और वो मर भी सकता है। बिल्कुल मर नहीं सकता, ठीक है, इट्स नॉट अ किल थिंग, बट डैमेज हो जाएगी एंड इवेंचुअली उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द कॉलर ग्रैब, ठीक है। ऐसे अगर कॉलर ग्रैब किया है दोनों हाथों से तो ये काफ़ी यूजुअल सिचुएशन है। यू बेंड इट हियर एंड यू रोटेट, लेग से भी पुश कर रहे हैं और बाजुओं से भी आप प्रेशर, बिल्कुल आप इधर से प्रेशर लेके इस तरफ ड्रॉप कर रहे हैं पूरी बॉडी के प्रेशर को, ताकि वो उसके जो रिस्ट है एंड देन उसको आप वीक ग्रिप को वीक करके देन यू हिटिंग अ स्ट्राइक ऑन द हेड एंड देन यू आर मूविंग। अगर कोई आपको टच कर रहा है बैक से, आपको नहीं पता कि कोई पीछे से आपको टच कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? लाइक यूजुअली ये सिचुएशन होती है कि आपको ऐसे बैक से पकड़ के नीचे थ्रो किया जाता है, ठीक है, या आपको टेक डाउन किया जाता है। तो अगर ऐसे बैक से पकड़ा है तो आपको एक इंस्टेंट रिएक्शन देना है। यू कैन नॉट गिव योर ऑपोनेंट। अब ये इनको टच कर रही हैं, ठीक है, और उन्होंने सेल्फ डिफेंस, इनको सेल्फ डिफेंस करना है, ठीक है। इन्होंने सेल्फ डिफेंस करने एट द सेम टाइम उसको ज़्यादा डैमेज भी नहीं करना, ठीक है। कहने बना दैट्स हाउ यू डू। सो व्हेन डू इट अगेन, ठीक है। व्हेन शी टर्न्स अराउंड, पहले से हाथ पकड़ो ऐसे, सो शी हैज गॉट द कंट्रोल ऑफ बोथ ऑफ हर आर्म, ओके, एंड नाउ द फेस इज फ्री, द एब्डोमेन इज फ्री। और ये नीचे पटेंगी या फिर ये सिर्फ सर के ऊपर एक पंच? जी एब्डोमेन पे या सर पे, ठीक है, उधर आप स्ट्राइक देके नीचे नहीं फेंकेंगी, ये सिर्फ पंच मारेंगी सर के ऊपर या फिर एब्डोमेन। बिल्कुल, ये प्रेशर पॉइंट। जारी बात है कोई हमलावर आपसे ताकत में ज्यादा है, बिल्कुल उसके ऊपर भी ये टेक्निक्स बिल्कुल 100% करेंगे। अगर आप जख्मी भी हैं, आपका हाथ जिस तरह से जुनैद इस वक्त तुड़वा के बैठे हुए हैं, हाँ जी, तो उस सूरत में अगर उस सूरत में हम लोग सिंगल आर्म स्ट्राइक को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप इधर से नेक पकड़ो, इसकी एक हाथ से ऐसे पकड़िए तो इंस्टेंट सेल्फ डिफेंस होता है। आप उसके जो रिस्ट है ये प्रेशर एरिया, ठीक है, इधर आप उसको प्रेशर से पुश अवे करोगे एंड
देन स्ट्राइक ऑन फिर उसके बाद आप अपनी इंस्टेंटली, बिल्कुल ठीक है, ऐसे आपको ग्रैब किया है, नी को आपने फेस के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, आप एल्बो को फेस पे दोगे एंड इंस्टेंट स्ट्राइक ऑन द नोज और ऑन द जॉ, एनीवेयर, जहां भी आप दोगे तो वो ओपोनेंट को एक, वो डिपेंड करता है कि आपसे वो हाइट में कितना बड़ा है और कहां पर आपका बाजू। अगर किसी के पास वेपन है, कोई गन है या कोई उसके पास चाकू है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अब उस सूरत में किस तरह से, अब जैसे नाइफ है, नाइफ हो गया, नाइफ के टाइम पे आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए, हाउ टू डिफेंड इन फ्रंट ऑफ अ नाइफ, ठीक है। व्हेन इट्स अ गन तो आपको पता है कि अब उसके अंदर दो सिचुएशंस आती हैं। इफ़ इट्स अ गन और आपकी डू एंड डाई सिचुएशन है, देन यू गो फॉर द सेल्फ डिफेंस। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर लाइक फॉर इंस्टेंस वो आपसे कोई ऐसी चीज़ कर रहा है कि आपको कुछ डिमांड कर रहा है, तो इट्स अ सेफर ऑप्शन कि यू सेव योर लाइफ, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गन। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाँ जी, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और फॉर एग्जांपल इनमें से कोई एक जबरदस्त शाबाश, तो क्या करेगा वो? आप लोग इधर आ गन पॉइंट गन पॉइंट के ऊपर या कुछ भी इस तरह से, जिस तरह से गाड़ी में हम देखते हैं अक्सर, हम कहीं पर भी खड़े हैं तो हम पर अटैक हो जाता है, हमें रोक लिया जाता है, हमसे सब कुछ मांगा जाता है, तो क्या हम उस वक्त भी कुछ कर सकते हैं? उस टाइम पे बेहतर हल यही होता है कि आप दे दें, बिकॉज देखिए इट्स अ गन, ठीक है, इट्स अ गन। उस टाइम पे आप अगर उस टाइम पे थोड़ा सा भी प्रेशर करेंगे, आपने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं अभी रिसेंटली हमारे शहरों में ही देखे हैं कि जहाँ थोड़ा सा भी रेजिस्ट किया गया है और जो वो कर रहा है उससे ही हैज़ नथिंग टू लूज। अच्छा वसीम भाई, आपके कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान में? और जी अभी माशाल्लाह जो है कुछ 7 लाख से ज़्यादा है पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड जो है पूरा दुनिया में है, और अभी भी सिलसिला जारी है, लोग सीख रहे हैं ऐसा। और अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपका स्टूडेंट बनना चाहे, तो कोई आपका पोर्टल है, वेब पोर्टल है? जी जी, वो अकेडमी में रब्ता जो है उसमें वसीम ताई योगा एंड मार्शल आर्ट के, अगर आप उस पर यूट्यूब पे, इंस्टा पे कहीं भी आप वो करेंगे तो वो फ़ौरन उनको ऐड और ये सभी बच्चों के लिए अफोर्डेबल है? जी, मैंने बताया नहीं कि अभी क्योंकि हमारे जो डिफेंस सेंटर है ये कमर्शियल है, बाकी 99% नॉन कमर्शियल है, क्योंकि हमें उसको सिस्टम को चलाना भी है ना, तो हम फंड्स नहीं लेते हैं, हम किसी से कोई डोनेशन वगैरह नहीं लेते हैं। ऐसा जैसे होता नहीं कि किसी से आप डोनेशन लेते हैं तो फिर आप सब ये बहुत ज़रूरी भी है, स्कूलों में इसका इनाकाद बहुत अच्छा, ये स्कूल्स में भी आजकल हो रहा है, सिलेबस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस हवाले से भी कोई इकदाम कर रहे हैं कि स्कूलों को इस तरफ लाया? जी जी, उसमें किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है कि स्कूल थोड़ा एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, बच्चे और मूड से आते हैं, तो वो लेकिन कोई एक दिन रखा जा सकता है, स्विमिंग का डे रखा जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज का स्पोर्ट्स डे रखा जाता है, आप उस एक दिन को मुख्तसर जी उसमें है बहुत मैक्सिमम स्कूल्स हैं जहाँ ट्रेनिंग हो रही है ऐसा पाकिस्तान में। तो अब एक ट्रेंड है, अभी तो आप यानी कि एक वक्त था कि कोई इसको समझता नहीं था, मतलब ये है कि लोग। वसीम भाई, आपको श्रीलंका में भी अवार्ड दिया गया आपकी सलाहियतों को सराहा गया। जी जी, मैं अल्लाह का शुक्र है पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, और प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है 2012 में, और उसमें यह है कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने से आपको रिजल्ट मिलेगा ना। ऐसा आपकी तो पूरी यस फैमिली, हम पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, और हम लोग बेगम को भी आपने बताया है कि अगर उन्हें जी जी हाँ, उनको तो बहुत ज़रूरी हो। वैसे भी प्रोग्राम के बाद 2 ट्रिक्स इशाल को भी बताएगा, ये बनवाना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड पे नाज़बात नहीं, मतलब आपको किसी से भी सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है हस्बैंड से। चलिए, थैंक यू सो मच। वसीम ताई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बासित मौजूद थे, मानूर और मनाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे जो बच्चे आए हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स के भी बेशुमार बढ़ते बात आते हैं, ये हर शख्स के लिए उतना ही ज़रूरी है। जिस तरफ हमारी सोसाइटी चल पड़ी है, बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए ज़रूरी है, निसाब का हिस्सा स्कूल्स के अंदर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और हमारे हर बच्चे को, हर बच्ची को ट्रेन होना चाहिए ताकि अपना डिफेंस जो वो खुद कर सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। कल नहीं होगी, मंडे को होगी, क्योंकि मैं तो 2 दिन ऑफ करने वाली हूँ, जुनेद का मुझे पता नहीं है। तो मंडे को हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।